गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सवीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। ठंड है आज तो अच्छी खासी है। इस्लामाबाद Okay. की अगर बात करें वहाँ पर तो काफ़ी है। नॉर्दर्न एरियाज में तो वैसे ही बहुत ठंड है और Okay. सुबह और शाम के टाइम। लेकिन ये है कि सूरज की तपिश माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी है कि दिन के वक्त आपको स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट्स वेरी ट्रू। Outside. लेकिन बहरहाल ठंड आ चुकी है, जो एक्सेप्ट नहीं करे वो प्लीज ना एक्सेप्ट कर करें, लें। डिनाइल में ना रहें। आ गया हाँ, स्वेटर denial में ना निकाल रहें। लें और ये ना सोचे अच्छा उसने स्वेटर नहीं पहनी तो अगर मैं पहनूंगा तो क्या हो जाएगा, और ठंड लगवा के अपने आप को जो है ना आपने बुखार चढ़वा लेना। तो बिल्कुल। ये इस कंपटीशन में ना पड़े कि फलाने ने नहीं पहनी तो मैं क्यों पहनूं उस महफिल में। पहन लें, कोई क्योंकि बात अभी भी नहीं। हम देखते हैं सभी बाहर जब निकलते हैं ना, किसी ने हाफ स्लीव्स पहनी होती है, आई वाज लाइक व्हाई ब्रो, व्हाई आर यू डूइंग दैट, डोंट डू दिस। मतलब एटलीस्ट दिन फुल में स्लीव्स तो तो- पहन लें। नहीं, फुल स्लीव्स तो पहन हाँ, लें, लेकिन हाफ दिन में स्लीव्स जो वाला माहौल तो ना लेकिन रखें शोएब, जो ना। दिन में गर्मी है वैसे हाँ। उस लिहाज से अगर हाफ मतलब भी अच्छा मौसम, दिन में जरा पहन- अच्छा मौसम है, गर्मी ना कहो। गर्मी है दिन में। नहीं, दिन में इट्स प्लेजेंट। अच्छा ओके ओके, Yes, चलें, देखो, आप कहते हैं तो हम अब देखो मान सूरज लेते में निकल हैं। सकते हैं ना, ये भी नहीं कि सूरज आपको बहुत तंग करेगा, आप सूरज में निकल भी सकते हैं। हाँ, You ये है can धूप walk. में बैठने का मजा हाँ, आता है। गर्मी में तो आप सूरज में नहीं निकल सकते, वरना तो आपको बिल्कुल। सनबर्न हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम भले सूरज ओह माय ये गॉड, winter अच्छा sky- ये नहीं कि आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है, गर्मी चढ़ जाएगी, कह रहे आपको सनबर्न हो जाएगा। हाँ, ओह माय actually, गॉड। पता ना, मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखता हूँ ना, या स्किन का ख्याल रखता अच्छा, हूँ। वैसे शोएब वाकई बहुत ख्याल मैं रखते रखता हैं स्किन का। इतना मैं नहीं रखती, इनसे मैं टिप्स ले रही होती हूँ। शोएब बताएं, ये इसको ऐसे कर लें तो फिर क्या हालांकि होता है? ज्यादा नहीं करता, मैं सनस्क्रीन यूज करता हूँ। हुआ ये कि 2 दिन से ना मेरी गाड़ी में सनस्क्रीन जो रखा वैसे था वो पता झूठ नहीं की कहाँ इंतहा रखा होगी गया यहाँ पे। है। झूठ की इंतहा होगी यहाँ पे। मैं सिर्फ सनस्क्रीन यूज करता हूँ। हाँ सीरियसली, Okay. सीरम्स भी। मैं दिन के वक्त की बात है, जो मैं बाहर निकलता हूँ उसकी बात है, ना एएम पीएम रूटीन तो है ना, या, मैं वो बाहर होनी भी निकलने की बात चाहिए, कर रहा मतलब हूँ। इट्स नॉट अ बैड थिंग। हाँ, मैं बाहर निकलने की हाँ। बात करूँ, जब मैं बाहर निकलता हूँ तो फिर मेरी कोशिश होती है सनस्क्रीन लाजमी लगाऊं, अदरवाइज भी लगा ले तो बहुत बेहतर होता है। लेकिन जब मुझे ना मिल रही है तो फिर मुझे इशू होता है। जब आदत पड़ जाती है ना आपको किसी चीज़ की, तो फिर वो ना हो तो फिर काम खराब होता है। ये बात तो तो है। आदत है सनस्क्रीन की। अच्छा, कैसे जैसे बुरी खुद नहीं आदतें इस्तेमाल डालनी करती। चाहिए, अच्छी आदतें हो तो तो अच्छी ये बात अच्छी आदत है ना, अपने अपना ख्याल रखना इज अ गुड हैबिट, व्हाई नॉट टू डू दैट। सिर्फ एनीवेज, ये आज हमारा ये मौजू नहीं था। मौजू हमारा कुछ और था। आज हम दिन की मुनासबत से बात करेंगे 4 दिसंबर, आज बैंक्स का आलमी दिन है। सो बैंक्स की मुनासबत से हम बात करते हैं। हम सब जो कि इस्तेमाल करते हैं बैंकिंग को, और ज़ाहिर है अब तो डिजिटल बैंकिंग है, वी हैव ऐप्स, हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमारी स्मूथ रहें, इजी रहें। वो जो बैंकों की लंबी कतारें होती थी बिल जमा कराने की, हमारे बचपन की अगर हम बात करें, अभी भी कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे होते बैंकिंग ऐप्स को, और बैंक जाकर ही बिल सबमिट कर रहे होते हैं या कोई फी चालान जमा करा रहे होते हैं, तो उसमें लंबी लाइन लग जाती है। डिजिटल बैंकिंग यस, अब उसने बहुत ज़्यादा काम को आसान कर दिया है, और इसकी बड़ी ज़रूरत भी थी। बिकॉज वाकई वक्त जिस तरह से ज़ाया हो जाता था कि लाइनों में, और फिर घर में भी एक फड्डा जल रहा होता था, कौन जाएगा जी बिल जमा कराने की, इस बार की किसकी बारी है। तो वो उस लिहाज से भी घर में एक बड़ी टेंशन होती थी। एनीहाउ, इकोनॉमी में रोल और किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी रहती है, एंड डॉक्यूमेंटेड हो जाती है ना आपकी डॉक्यूमेंटेड हो जाती है हर चीज़। तो ये ओवरऑल आज हम जो है वो इस बारे में बात भी करेंगे। आप क्या ख्यालात रखते हैं, किस तरह से आपकी ज़िंदगी सुकून में आई। आज भी मैंने बहुत सारे लोग देखे जो कि ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते कि जी बैंकिंग ऐप हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें फ्रॉड हो सकता है। ऑब्वियसली हर जगह पे हम देख रहे होते, किसी भी सेक्टर में आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ अगर इस्तेमाल करते हैं डिजिटल के पर्सपेक्टिव से, तो वो 100% सिक्योर नहीं होती, लेकिन उसको सिक्योर आप बना सकते हैं अपने पासवर्ड्स एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। और अब हमने देखा है कि बैंक्स ने भी डिफरेंट जो है वो सिस्टम्स मुतारिफ करवाने शुरू कर दिए हैं, और अब कि जिस तरीके से डाटा जो है वो बहुत बेहतर तरीके से हमारा सिक्योर भी हो सके। तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, रिस्क तो हर चीज़ में है। आप हाथ पे पैसे लेकर बिल जमा करवाने जा रहे हैं, रास्ते में पैसे भी छिन सकते हैं। सो ये वही वाली बात है कि सिर्फ यहाँ की बात है कि आपने अपने आप को किस तरीके से बदलते हुए दौर के साथ बदलना है। एब्सोल्युटली ऐसा ही। अच्छा, जब हम ट्रांजैक्शंस की बात करें तो एक छोटी सी बात हम यहाँ पे और कर लेते हैं। एक जो स्कैम आजकल बड़ा कॉमन है कि जैसे आप ट्रैवल करते हैं बाहर, कोई भी अगर किसी और मुल्क गया है तो फ़ौरन से उसका एक अकाउंट बनेगा, और उस अकाउंट से वो आपके बाकी फ्रेंड्स को ऐड करेंगे, उनको कांटेक्ट करेंगे, और थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद वो कहेंगे कि आप प्लीज़ अपना अकाउंट नंबर शेयर कीजिए, अब मैं आपको कुछ पैसे भेजना चाहता हूँ।
और किसी को भिजवाने हैं मुझे पैसे, आप कहेंगे अच्छा मुझे ही भेज रहा है, इट्स ओके, लेट्स शेयर द अकाउंट डिटेल्स, आप अकाउंट नंबर भेज देंगे। वो कहेगा कि अपना आईडी कार्ड भी फ्रंट बैक से भेज दें, आप कहेंगे फाइन रिक्वायर्ड होगा क्योंकि बाहर से पैसे आना है, वो भी भेज देंगे। और फिर समहाउ वो एक चिट आपको जनरेट करके फेक चिट भेजेगा और आपको लगेगा कि पैसे आ गए हैं, फिर वो कहेगा कि नहीं 6-7 घंटों में पैसे आ जाएंगे। अब आप यूँ करें कि ये पैसे अभी तो आपको नहीं मिले, लेकिन चूंकि मिल जाएंगे इमरजेंसी कहीं पे, तो पैसे भेज दें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत कॉमनली मैंने 6-7 देख ली हैं, 6-7 मेरे दोस्तों के साथ ये हो चुका है कि उनके अकाउंट बने और उन्होंने मुझे रब्ता किया उस अकाउंट से। जब मुझे चूंकि अंदाजा कि अगर उर्दू में नाम लिखा है ना तो दैट मीन्स वो फेक है, क्योंकि तरीकेकार यही हो रहा है। अच्छा नहीं, उस दिन मुझे जिस तरह से कॉल आई, अब ये डिफरेंट तरीके हैं फ्रॉड के, यहाँ पे अब लोगों को भी एजुकेट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हमें नहीं समझ आ रही होती कि फ़ोन हैक किस तरीके से किए जा रहे होते हैं। मुझे कॉल आई एक नंबर से, मैंने अटेंड किया, उसने कहा जी मैं ना फलानी कोरियर कंपनी से बात कर रहा हूँ और आपका एक पार्सल आया हुआ है, तो क्या आप वो आके पिक करेंगी या आपको भिजवा दिया जाए वो। अब मैं थोड़ा सा, मैंने कहा मैं तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, इवन दो अगर मैंने ऑर्डर किया हो तो किसी नंबर से मुझे क्यों कॉल आएगी। सबसे पहली चीज़ आपको यही देखनी है कि वो नंबर कौन सा है। खैर अभी तो आपने किसी लैंडलाइन को भी ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू जो है वो कॉल्स, एक नंबर जनरेट कर दिया जाता है और उसके थ्रू कॉल्स की जा रही होती हैं। सो ऑब्वियसली वो भी कोई सिक्योर चीज़ नहीं होती। और दूसरी बात ये कि आपने जब एड्रेस उसके ऊपर मेंशन कर दिया है अपने कोरियर के ऊपर, तो ऑब्वियसली वो आपको घर डिलीवरी ज़रूर करेगा। सो एनी हाउ मैंने जब पूछा कि कौन बात करे, कहाँ से बात करे, जी मैं फ़लानी कोरियर कंपनी से बात कर रहा हूँ और आपका पार्सल है जो कि वहाँ तक पहुँचाना है। सो अब अगर मैं कहती कि जी ठीक है, तो मुझसे कोड मांगा जाता, जो कि जैसे ही मैं कॉल बंद करती तो वो कोड मेरे पास आ रहा था कि द कोड फॉर योर न्यू फ़ोन। इट मीन्स कि वो कहीं और लॉग इन करने की कोशिश की जा रही थी अगर मैं वो नंबर बोल देती। तो मैंने कहा नहीं मैं खुद पिक करती हूँ, आप मुझे एड्रेस दें ज़रा, वहीं पे कॉल बंद होगी। सो ये देखें, ये इस तरीके से फ्रॉड्स होते हैं। और जैसे ही वो कॉल बंद हुई तो मेरे पास जो है वो एकदम से वो कोड जनरेट हुआ था, और या मैं उसको ओके करती तो वो कुछ हो जाता, या फिर मैं उसको शेयर कर देती फिर हो जाता। सो ये इतनी सेंसिटिव चीज़ होती है कि यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। और मैंने एकदम से उसको कैंसिल किया, अदरवाइज़ मेरा फ़ोन खुदा न खास्ता हैक हो सकता था। सो बहुत सारे लोगों का, क्योंकि किसी का व्हाट्सएप हैक होते हुए मैं देख रही हूँ, किसी का फ़ोन हैक होते देख रही हूँ। सो ये आए दिन ये मामला चल रहे होते हैं, लेकिन इसको हमने सिक्योर अपनी अक्लमंदी से बनाना है अब, क्योंकि ओवरऑल डिजिटली कुछ भी 100% सिक्योर नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली, तो आपने विजिलेंट रहना है, बहुत ज़रूरी है। Do not share your passwords, do not share your pin codes, do not share the OTP with anybody. और जहाँ पर confusion आ जाए तो वहाँ पे फ़ौरन आपने रुक जाना है और ज़रा उसको अच्छी तरह पहले छानबीन करनी है, उसके बाद कुछ करना है। ये बड़ा ज़रूरी है कि डिफरेंट तरीक़ों से फ्रॉड हो रहा होता है, तो इसलिए हमें भी अब विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। एनीवेज, जब हम ब्रेक की तरफ पढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। कोई भी कारोबार हो, तालीम का शोबा हो, सेहत के शोबे की बात करें, किसी भी शोबे को उठा के हम देख लें, उसमें डेटा की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है आपकी? तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं हो रही है। लेकिन ये देखें ना कि ये भी हमारे लिए डेटा सेट बन सकता है ना, हमारे आसपास के लोगों की सेहत को देखते हुए हम एक सेहत के शोबे में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ना कि क्या करना चाहिए। ऐसे क्या एआई के थ्रू छींक को रोका जा सकता है? नहीं, प्रेडिक्ट जरूर किया जा सकता है कि कब आपको छींक आएगी, रोकना जरा मुश्किल है। प्रेडिक्ट तो वैसे ही हो जाता है जब आपको, जैसे मैंने यूं किया और मैंने कहा रुक जाएगी, हो सकता है उससे पहले प्रेडिक्ट हो जाए, पर वो रुकी नहीं है, लेकिन वो छींक आई है। लेकिन एक डेटा आ गया हमारे पास कि सभी ने इस टाइप पे छींक मारी थी। हाँ, तो देखिए हम भी एक तरह के इंसान ही हैं। एक तरह के हो, एक तरह की तो हो तुम भी, एक तरह की तो हो, जो एक तरह की तो है सभी इंसान। ये चले इस पे हम सब आज मुत्तफिक हो जाते हैं कि सभी ने एक तरह की इंसान है। किस तरह की? हम सब, मेरा मतलब ये है कहने का, जब इंसान, आप भी इंसान है एक तरह की। इट्स अ लाइफ श्योर। जब आपका नाक गला खराब हो और इतनी ठंड में आपको ठंड लग गई हो, तो ऑब्वियसली छींक तो आपको किसी भी ठंड में ठंड तो लगेगी। हाँ ना, तो जैकेट क्यों नहीं पहनी? हम नेचुरल रहते हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफी अच्छा है, मेंटेन्ड है कि आपको स्वेटर भी पहनने की जरूरत नहीं है। ओके, या आज मेंटेन्ड है, वरना कभी कभी ठंड ज्यादा होती है। एनीवेज जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, डेटा साइंस, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस, कितनी सिग्निफिकेंस है हमारे हर शोबे में, आज हम इसकी बात करेंगे। प्लस एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और किस तरीके से वो इनकॉर्पोरेट हो रहा है और कैसे सहूलत लेकर आ रहा है, कैसे आसानियां लेकर आ रहा है हमारी ज़िंदगी में। आज इस मौजूद पर गुफ्तगू करने। एट द सेम टाइम जब हम कहते हैं ना कि एआई का दौर है,
तो उसमें ट्रेनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कैसे नौजवानों की ट्रेनिंग की जा रही है, कैसे ट्रेनिंग के बाद वो जॉब्स हासिल कर रहे हैं इन डेटा साइंस एंड एआई। आज इस मौजू पे बात करने के लिए एक ऐसे शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया जो कि खुद जुड़े हैं इस डोमेन से और ट्रेनिंग्स करवाते हैं, और 80,000 से ज़ायद नौजवानों की ट्रेनिंग माशाल्लाह वो करवा चुके हैं। कई नौजवानों को ज़ाहिर जॉब के मौके वो दिलवा चुके हैं। वी हैव विद अस तौसीफ अहमद अब्बासी साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपके अपना इंटरेस्ट वैसे कैसे डेवलप हुआ था विद दिस डेटा साइंस एंड एआई? बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो मैंने स्टार्टअप किया था एज अ जूनियर डेटा साइंटिस्ट मैंने स्टार्ट किया था। तो वर्किंग जो थी मेरी डेटा कलेक्शन के रिलेटेड थी, डेटा माइनिंग्स के रिलेटेड थी। तो जब मैं इस फील्ड के साथ अटैच हुआ तो यहाँ पे हम बेसिकली यूज़ करते हैं पाइथन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। वो बड़ी आसान थी, इजी टू अंडरस्टैंड थी एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। तो मैंने जब ये चीज़ देखी कि ये एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज जो है वो बड़ी आसान है, तो क्यों ना इसी फील्ड के अंदर जो है वो स्पेशलाइजेशन हासिल की जाए। ओके। फिर मैंने एमएस के अंदर जो है वो एडमिशन लिया, एमएस डेटा साइंस के अंदर। उसके अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स किए, उस प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो मैंने अचीवमेंट हासिल की। प्लस जो है वो मैंने जब 2 ईयर की सक्सेसफुल अचीवमेंट के बाद मैंने एमएस के अंदर आई हैव डन एमएस डेटा साइंस फ्रॉम जेबिस्ट एंड आई एम गोल्ड मेडलिस्ट। माशाल्लाह। मैंने गोल्ड मेडल भी इस फील्ड के अंदर जो है वो हासिल किया, और प्लस जो है वो 40 प्लस इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जो हैं वो मैंने हासिल की इसी फील्ड के रिलेटेड ही। ओके। उसके अलावा जो है वो मैंने मल्टीपल्स लोगों को इस फील्ड्स के अंदर ट्रेन भी किया। सही। 80,000 का मैंने एक आपको नंबर दिया था, 80,000 लोगों को जो है वो मैंने ट्रेन कर दिया ट्रेन किया। माशाल्लाह। इसी डिफरेंट टाइप्स की जो है वो हमारी आईटी की फील्ड है या इस फील्ड के अंदर जो है वो ट्रेनिंग्स दी। प्लस उसके अलावा जो है वो मैंने कुछ स्टूडेंट्स की जो हमारे ट्रेनिंग थे उनकी जो है वो कैरियर काउंसलिंग की, और उसके अंदर जो है वो 650 लोगों को जो है वो मैंने खुद से रोज़गार भी प्रोवाइड किया। अच्छा। तो इट मीन्स के मैंने जो भी वर्किंग की है उस वर्किंग के अंदर ये नहीं है कि कोई स्टूडेंट मैट्रिक लेवल का है या इंटरमीडिएट लेवल का है, वो पीएचडी लेवल के भी स्टूडेंट मेरे पास रहे हैं और उन ट्रेनिंग ली है। अच्छा, तो ये जो आप रोजगार फराहम करने की बात करें, इसको थोड़ा इलैबोरेट करेंगे, कैसे आपने प्रोवाइड किया रोजगार और कैसे बाकी लोग इसके थ्रू आपसे ट्रेन होने के बाद अपने लिए जॉब्स? देखें, जो रोज़गार की बात है उसमें ये होता है कि वैसे तो हम रेकमेंड करते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि जैसे आपने फाइवर के ऊपर काम करें, आप वर्क के ऊपर काम करें, या डिफरेंट टाइप्स के फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं। जॉब से मुराद ये है कि मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज से कांटेक्ट करके उन लोगों को वहाँ पे इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो एडजस्ट किया। ये नहीं है कि मैंने उनको ये कहा कि आप फाइवर के ऊपर काम कर लें, अपवर्क के ऊपर काम कर लें, ये आपके लिए इनफ है, नहीं, बल्कि उनको जो है वो उस इंडस्ट्री के साथ जो है वो मैंने लिंक करवाया। तो होना भी ऐसे ही चाहिए कि आप जब भी किसी को कोई ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं या इंटरनेशनली सर्टिफाइड आप करवाते हैं, तो आप 1-2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि आप पहले ये देखें कि क्या इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हमारी कंट्रीज़ के अंदर काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर तो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हमारी कंट्रीज़ के अंदर काम कर रही है तो फिर आप उनको अप्रोच करें। और अप्रोच करके जो आपने ट्रेनिंग्स दी हैं, आप उन जो कैंडिडेट्स हैं उनको जाके उस इंडस्ट्रीज़ के साथ अटैच करवाएं। अच्छा, अभी भी हमारे यंगस्टर्स शॉर्टकट्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बिकॉज देखिए ब्रिज क्रिएट करना जो आपने किया, मैं कहती हूँ हर मेंटोर की ये जिम्मेदारी होती है और आपने बहुत बेहतरीन काम किया। बट क्या माइंडसेट भी चेंज हो रहा है? जिस तरह टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, दौर बदल रहा है, क्या सोच भी बदल रही है हमारे नौजवानों की? देखिए, सोच तो ऑलमोस्ट साथ साथ जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ चीज़ें चेंज भी हो रही हैं, क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो यही चाहते हैं कि हमें कोई शॉर्टकट वे मिल जाए, कि हमें अर्निंग करने का जो है वो एक आप शॉर्ट तरीक़ाकार कैसे जो है वो हम उसको फॉलो करें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो फॉलो अप करते करते साथ में वो जो है वो इस चीज़ को फाइंड अप कर रहे होते हैं कि इसको कैसे जो है वो हम जस्टिफाई करें, किस तरह जो है वो हम इसको अपने एक्चुअल जो प्रैक्टिकली लाइफ है उसके अंदर उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये तर चीज़ें जो हैं वो हमारी उसके अंदर शामिल हैं। ओके, पाकिस्तान में वैसे आप किस तरह से देखते हैं एआई को इस वक्त? क्या स्टेटस है पाकिस्तान में एआई के यूज़ का? पाकिस्तान के अंदर जो है वो मेरा एक अपना भी विजन है कि पाकिस्तान के अंदर
एआई को जो है वो आम किया जाए। नहीं, अभी स्टेटस क्या है, आप क्या किस तरह से देख रहे हैं? जी, रिसेंटली अगर स्टेटस की बात करें तो जिस तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट काम कर रही है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमारे जो पीएम साहब हैं, या मरियम नवाज़ साहिबा, जिस तरह ये वर्किंग कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि सीएम साहिबा ने एक इनिशिएटिव लिया जिसके अंदर CMSDI प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, चीफ मिनिस्टर डेवलपमेंट स्किल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। उसके अंदर तकरीबन उन्होंने 3000 लोगों को जो है वो सर्टिफाइड किया, इंटरनेशनली सर्टिफाइड, उनको वो सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड की और प्लस जो है वो उनको ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड की। तो ये इस फील्ड के साथ जो हैं अटैच हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। होप कि अगर ऐसे ही इसी फील्ड के साथ अटैच हों और प्लस जो है ये प्रैक्टिकली इन लोगों को किसी इंडस्ट्रीज के साथ अटैच करें, तो फिर मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान फिर तो गेम चेंजर जो है वो इजीली। और ऐसे में व्हाट डू यू थिंक, इस वक्त पाकिस्तान में किन शोबों में सबसे ज़्यादा हम एआई को यूज़ कर रहे हैं? शोबे की अगर बात करें तो देखें, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज की टू सक्सेस इन द मॉडर्न एज। मैं अब ये बात देखें, एवरी जितने भी हमारे जो हैं वो सेक्टर्स हैं, वो हमारी जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं, उसमें एजुकेशन है, उसमें हेल्थ है, उसमें जो है वो हमारी इंजीनियरिंग के शोबे हैं, एग्रीकल्चर है, तमाम तर के अंदर जो है वो इस चीज़ को डिप्लॉय किया गया है और कर भी रहे हैं, साथ साथ ये चीज़ें चल रही हैं। नो नेशन कैन प्रोग्रेस विदाउट प्रोमोटिंग एआई। With the passage of time, machines started getting involved in man's life. People that become the need of the time. Earlier education, वो बातें ख़त्म हो गई हैं कि बस ये आपने जो है वो 2-3-4 चीज़ों को पिक किया और पिक करने के बाद आपने उसको जो है वो इम्बेड कर दिया। नहीं, ये थोड़ी सी जो है वो सिचुएशन भी क्रिटिकल है और इसके अंदर जो है वो आपको अपने जो स्किल सेट्स हैं उसको भी अपडेट करना है। और जब आप इंडस्ट्रीज़ के साथ अटैच होंगे, आप देखें यहाँ से निकलते हैं बाहर रोड्स पे जाते हैं, डिफरेंट टाइप के आपके जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सेफ सिटीज़ अगर आप देख लें, ऑटोमेटिकली आपको चलान्स आ जाते हैं। तो ये बेसिकली एआई की ही, आप यूँ कह लें कि एआई के ही आने से ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं कि आपको बंदों की ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए जो है वो बंदे खड़े कर दें और उनको ये कहें जी कि नहीं, आपने ये चीज़ें जाके चेक करनी है, वेरीफाई करनी है और इस बंदे को देखना है कि यार ये है या नहीं। आपने एक सिस्टम को समझा दिया, सिस्टम को आपने बता दिया जी कि आप देखें, बेसिकली एआई तो कोई इंसान तो नहीं है ना, वो इस चीज़ को जो है वो चेक कर रहा होता है कि नहीं, वो बेसिकली इंसानों की तरह बिहेव कर रहा है। हमने उसको जो है वो कंडीशंस दी हैं, हमने उसको ट्रेनिंग्स दी है, हमने उसको जो है वो हमसे बेसिकली उसने लर्निंग ली है। तो बेसिकली कमांड जो है वो तो हमने ही देनी है ना, ऑब्वियसली, तो एक तरह से असिस्ट करने का काम करिए। लेकिन क्या कहीं पर रिप्लेस भी कर सकती है इंसानों को? मैं ट्रेडिशनल जो जॉब से, मैं उन पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। कल मैं एक इवेंट पे थी, मुझे 2 से 3 लोगों ने आके बोला कि हो सकता है कि आने वाला जो दौर हो उसमें इवेंट होस्टिंग के लिए यहाँ पर कोई एआई मॉडल ही हो, हमें किसी होस्ट को बुलाने की ज़रूरत ना पड़े कि आप उसको पे करें एंड देन आपने सिर्फ एक कमांड दे दी और पूरा इवेंट जो है वो मॉडरेट कर दिया उसने। अच्छा, अब ये जिस तरह हमारा शो इस वक्त हो रहा है शुएब, हम जब एआई नई आई तो सबसे पहले हमें कहा जाता था 1 साल के बाद ये होगा, देखना 2 साल के बाद ये होगा, बहुत सारी चीज़ें हमें कही जा रही थी। What do you think? क्या फ्यूचर आपको नज़र आता है? देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है कि एआई के आने से ये इम्पैक्ट पड़ेगा। आप देख लें कि पहले हम जो है वो एक बंदा हायर करते थे, वो कंप्लीट जो भी हमारी बातें होती थी वो मिनट्स ऑफ मीटिंग नोट कर रहे होते थे। अब वो चीज़ें नहीं, ऑटोमेटिकली आपके मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो नोट हो रहे होते हैं। इट मीन्स कि देखें, आपको अपडेट होना पड़ेगा। अगर आपने चलना है ना इस सिस्टम के साथ, तो आपको अपनी स्किल्स को अपडेट करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे जो हैं वो कैंडिडेट्स हैं जो जॉबलेस हुए हैं। क्या वजह क्या थी कि एआई के आने से आप देख लें आर्टिकल राइटिंग्स काफ़ी एंड हो गई है, बहुत सारी ऐसी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब थी वो भी ख़त्म हो गई हैं। नहीं, पर वो देखें, वो जो जॉब्स थी वही ग्राफिक डिज़ाइनर एआई को यूज़ करके काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा और ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा कर। पहले अगर वो 8 घंटों में कुछ काम कर पाते थे, वो एआई के यूज़ से ज़्यादा काम कर रहे हैं, दे आर मोर प्रोडक्टिव, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। ऑब्वियसली ऐसे ये देखें,
people trade become the need of the time. Earlier education was meant only for moral, spiritual, religious refinement, but now the situation is absolutely different. अब वो देखें, since the whole economy of country depends upon industrial development, it cannot flourish हम अच्छा unless पूरे उसको तो नहीं कह सकते डिपेंडेंट ऑन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, Obviously. बिकॉज पाकिस्तान तो एग्रीकल्चरल स्टेट है, हम नहीं कह सकते कि सारा कुछ इंडस्ट्रियल पे डिपेंडेंट है। हाँ, एग्रीकल्चरल साइड पे हम कैसे यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को एंड एआई को, दैट इज सेपरेट थिंग, और उसको कितना बेहतर किया जा सकता और है, कितना देखिए, बेहतर कितना करना जरूरी काम है। करने की एट जरूरत एंड में है। रोटी तो खानी है ना। मैं वही बात कर रही हूँ कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है काम हो रहा है, लेकिन मज़ीद काम हो रहा है। हमें दुनिया की जो पेस है उसको मैच करने की ज़रूरत है। अब आप टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा Yes. एडवांसमेंट आ चुकी है Yes. पूरी दुनिया Worldwide में। आई है। और आज भी अगर देखा जाए तो हमारे किसान वही ट्रेडिशनल, और मैं ये नहीं कहती कि वो चीज़ें बुरी कभी भी नहीं होती, बट आसानी के लिए, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए, मेहनत कम लगे और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मज़ीद काम किया जाए। और And हो I'm भी रहा है, sure- हो भी रहा है। Exactly. सभी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मैं रिसेंट बात नहीं कर रहा, मैं कोई आई थिंक 7-8 साल पहले कराची में गडाप में एक खेत में गया और वहाँ पे उन्होंने सिस्टम इनकॉर्पोरेट किया था। एक स्टूडेंट था, उसने इनकॉर्पोरेट किया था सिस्टम कि वो खुद जज करता है कि मॉइस्चर कितना है सॉइल के अंदर, इन्वायरमेंट में क्या सिचुएशन है, कब पौधे को कितना पानी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो टैप खुल जाता है और ऑटोमेटिकली पानी आता है। 8 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तो आप देखें कि अब कितना और चेंज आ चुका होगा। Very nice. एंड देन वहाँ पर हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल, और वो जो छोटे छोटे पपीते के इतने इतने दरख्त थे, उसमें इतना इतना बड़े साइज का पपीता लगा हुआ था। सो कम जगह पर कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, ये हो रहा है। बट हाँ, आपकी बात सही है, ज्यादा होना चाहिए, पेस को मैच पेस करना को है ना एक मैच तरीके से। करना है। बट अब देखिए जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं। Yes, जैसा आपने बताया yes. कि एक स्टूडेंट थे, उन्होंने इसको इनकॉर्पोरेट किया, सो आई एम श्योर इस तरह की और बहुत सी इनोवेशंस जो हैं वो Absolutely. सामने ज़रूर आएगी। किस तरीके से हम यंगस्टर्स को ज़्यादा इनकरेज कर सकते हैं? यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारे पास भी आते हैं स्टूडेंट्स और बड़े ज़बरदस्त उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए होते हैं, बट स्टिल शोएब जो हमेशा हम सवाल कर रहे होते हैं वो यही कि वो कमर्शियल नहीं कर पाते उस चीज़ को कभी भी। बस वो आए यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट तक एक चीज़ रहेगी, दैट्स इट। क्या सपोर्ट का मसला है, हम नहीं कर पा रहे होते, या बस इकोसिस्टम नहीं है, या इकोसिस्टम नहीं है, या देखें एक पॉइंट ये भी होता है कि स्टूडेंट्स का अपना रुझान, अपना इंटरेस्ट की भी एक बात होती है कि ठीक है एक चीज़ बनाई तो उसके बाद वो नई चीज़ की तरफ चले जाएंगे। Yes. उनके पास गाइडेंस नहीं है। सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि हम जो है वो स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट्स को इस लेवल तक लेके जाते हैं कि अच्छा बस ये हमारा जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और हम डिग्री के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर वो एक्चुअली इसी चीज़ को एक प्रैक्टिकली वे के अंदर लेकर चलें और उसी प्रोजेक्ट के अंदर अपने रिसर्च लिखें, अपने थीसिस लिखें और उसी को नेक्स्ट इंडस्ट्रीज़ के साथ भी जो है वो मिलकर अगर वो कोलैबोरेट करें, काम करें, तो मेरे ख्याल में वो मज़ीद जो है वो अपनी जो स्किल्स हैं उसको बेहतर पॉलिश कर कर सकते सकते हैं। ये हमने हैं। देखा है कि जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्री और एकेडेमिया का कोलैबोरेशन हुआ है, वहाँ चीज़ें बेहतर हुई हैं। जब आपको पता होता है एकेडेमिया को कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें प्लान आउट करते हैं और चीज़ें डिलीवर करते हैं, देन इंडस्ट्री उसको पिक भी करती है। लेकिन जिस तरह मैं और सभी अक्सर बात करते हैं कि प्रोजेक्ट बन गया, आपने उस पर कॉम्पिटिशन विन भी कर लिया, स्टॉप। then stop, you're gone. अच्छा नहीं देखिए, एक प्रोजेक्ट हो गया, उसके बाद हमने वो कंपटीशन विन कर लिया, वापस आते हैं नई चीज़ पे काम शुरू कर अच्छी बात है, करें नहीं, लेकिन उसको इंडस्ट्री से लिंक तो करना है ना। That's the point. अगर आपने देखिए कितना पोटेंशियल था आपके उस आइडिया में, Yes. आपके उस प्रोडक्ट में, कि आपने एक इंटरनेशनल कंपटीशन को विन Yes. किया है, ऑब्वियसली जब आप वापस आएंगे आप उस प्रोडक्ट पे इतना काम करें, उसके अंदर इतनी नई चीजें लेके कि आप Yes. उसको कमर्शियल करके अपना बिजनेस रन कर और सकते अगर हो। आपको लगता है कि पाकिस्तान को फायदा हाँ, दे अगर आपको लगता है पाकिस्तान में नहीं है, ये देखें इक्वली पॉसिबल है ना कि वो उसकी रिक्वायरमेंट कहीं और ज्यादा होगी, आप वहाँ इम्प्लीमेंट करवाएं, व्हाई नॉट। So, ये यहाँ पर गाइडेंस की मैं बात करूँ कि स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी बात है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन गाइडेंस भी इस हवाले से प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि अपना फ्यूचर भी उस पर सेट कर सकें। एब्सोल्युटली। अक्सर हम देखते नहीं कि हम कहते हैं कि स्टूडेंट ने इतने लाख में गाड़ी बना ली, और अगर हम गाड़ी लेने जाते तो गाड़ी महंगी मिलती है, तो वो स्टूडेंट को इनकॉर्पोरेट करें ना इंडस्ट्री के साथ, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के साथ, सस्ती गाड़ी मिलेगी। एनीवेज, तो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स नाइस हैविंग यू। जिस तरीके से आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, हमें बढ़ना नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब ज़रा बात करते हैं मेकअप की। मेकअप ट्रेंड्स कितने बदल चुके हैं। अब क्या होता है जब लोग जाते हैं मेकअप आर्टिस्ट के पास तो कहते हैं हमें जी ग्लास स्किन चाहिए। अब ग्लास स्किन के लिए स्किन का ग्लास की तरह शफाफ होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ये बता रहे होते हैं बिकॉज देखिए जब आप मेकअप करेंगे हम सबकी अल्लाह ताला ने हम लोगों की स्किन ऐसी बनाई है कि हर इंसान की स्किन का अपना एक टेक्सचर है जो कि कोई बुराई नहीं है, ये उसकी इंडिविजुअलिटी को बताता है कि यस ये आप इसी तरह से हैं। बट हमारे यहाँ फिल्टर्स का कॉन्सेप्ट जब से हो चुका है तो मेकअप के वजह से लगता है जी ग्लास स्किन है, बिल्कुल ग्लास मेकअप हुआ है, कोई टेक्सचर नज़र नहीं आ रहा, कोई पोर नज़र नहीं आ रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका टेक्सचर जब भी आप बेस अप्लाई करेंगे वो टेक्सचर आपको ज़रूर दिखेगा। क्या प्रेप होनी चाहिए जिससे टेक्सचर कम दिखे। एट द सेम टाइम सर्दियों में मेकअप बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्किन आपकी काफ़ी इरिटेट हुई हुई होती है, ड्राई हुई हुई होती है एंड देन बहुत सारे गलत प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी हो रहा होता है। एब्सोल्युटली ऐसे। तो आज एक टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट ने मैं ज्वाइन किया फ्रॉम वाकेंट। देखिए वाकेंट में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, हमने कहा एक और इसीलिए आप वहाँ रहते नहीं है। तो ठीक है ना, आप बिलोंग करते हैं वहाँ से। क्यों वीकेंड में जाता हूँ ना, कभी कभी जाने की बात नहीं होती, आपको रहना पड़ता है एक जगह पे, फिर आप जॉब है ना यहाँ पे। लेकिन जो एक्चुअली टैलेंटेड लोग हैं उनसे मुलाकात कराएं। फाइन, अलीना शाह इज विद अस टुडे, उनसे आपकी मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अलीना, थोड़ा सा आप मेकअप हाइजीन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट भी इतना आम नहीं है, बस कहीं भी चले गए और मेकअप करवा लिया। एक ही ब्रश, ब्रश थ्रो स्पॉन्ज लिटरली अभी मैं मतलब वो क्या कहते हैं उपकाई लगी थी मुझे क्योंकि वाकई ऐसे होता है। गंदे काले ब्रशेस हुए हुए हैं और वही काले काले स्पॉन्ज वही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कैसे इसको मेंटेन रखते हैं सैलून्स में? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपने स्टार्ट किया है कि ये आई बिलीव कि ये कोई ऑप्शन नहीं है फॉर अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। ये एक कंपल्शन है और इसके बगैर आप अपना करियर स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो नहीं करना चाहिए। और ये क्लाइंट्स जो हैं उनकी सेफ्टी के लिए और इवन मेकअप आर्टिस्ट की खुद की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है एब्सोल्युटली कि आप एक तो सेम ब्रश या सेम ब्यूटी ब्लेंडर या स्पॉन्ज आप हर क्लाइंट पे यूज़ नहीं कर सकते। आपको बिटवीन क्लाइंट्स लाजमी है कि आप सैनिटाइज़ करें अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स को, अपने मेकअप ब्रशेस को। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप वॉश करें, क्योंकि क्लाइंट्स अगर बैक टू बैक हैं तो कुछ ब्रश क्लीनिंग सॉल्यूशंस आते हैं जिसमें आप इंस्टेंटली यू जस्ट हैव टू स्प्रे इट ऑन द ब्रश डायरेक्टली और वो आपके ब्रशेस रेडी टू यूज़ होते हैं। ओके, देखिए कितना आसान है। हाँ जी, लेकिन इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता क्योंकि बैक्टीरिया जितना इस मेकअप ब्यूटी इंडस्ट्री में स्प्रेड होता है शायद ही कहीं और होता होगा। इट्स बिकॉज देखिए केमिकल्स भी होते हैं एट द सेम टाइम। स्पॉन्ज आपका गीला है, ब्रश आपका गीला है, तो वो तो एक आइडियल एनवायरनमेंट है बैक्टीरिया। हर क्लाइंट के स्किन इश्यूज, किसी को एक्नी होगी, अब जिसको नहीं भी आपने वही टूल्स उस पर यूज़ किए उसको भी एक्नी होगी। तो आपके जो टूल्स हैं वो सैनिटाइज होने चाहिए। उसके अलावा डबल डिपिंग एक चीज़ है, यानी आपका फॉर एग्जांपल कंसीलर आप यूज़ कर रहे हैं, आपने उसको ओपन किया, उसी कंसीलर का जो बॉन्ड है वो आपने पहले एक क्लाइंट पे अप्लाई किया, फिर उसके बाद दूसरे पे, तो आपने जब वो कंसीलर वापस बंद किया तो वो सारा बैक्टीरिया उसके अंदर चला गया और फिर आप नेक्स्ट जब उसको यूज़ करेंगे वो क्लाइंट्स पे स्प्रेड होगा। तो इसका प्रोफेशनल तरीका ये है कि आप जो है थोड़ा सा प्रोडक्ट उसको स्कूप आउट करें, अपने हाथ पे कर लें, तो आप उसको ब्रशेस के साथ अप्लाई करें। कभी भी डायरेक्टली प्रोडक्ट का जो वॉन्ड होता है आपने क्लाइंट के फेस पे टच नहीं करना, या लिपस्टिक्स जो हैं वो डायरेक्टली आपने नहीं लगानी, ब्रश का यूज़ करें। टूल्स का यूज़ बहुत अहम है। और वो जो टीवी स्टिक होती है वो तो ऐसे ऐसे लगाते हैं, वो तो मैं पर्सनली तो उसके हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि आप लिक्विड फाउंडेशंस यूज़ करें जिनको आप थोड़ा सा अपने बैक ऑफ द हैंड पे आप निकाल के फिर आप ब्रश से या स्पॉन्ज से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आप चूँकि इसके हक में नहीं है, थोड़ा कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं। वो जो स्टिक वाली बेस होती है और जो लिक्विड फाउंडेशन या बेस है, क्या फ़र्क है दोनों में और कितने घंटे चल जाती है एक बेस? घंटे चलने की बात तो ये है कि आपने स्किन प्रेप किस तरह से की है और फिर आपने अपना मेकअप सेट किस तरह से किया है, ये उस पर बहुत डिपेंड करता है। और ये दोनों फार्मूलाज जो हैं डिफरेंट होते हैं, स्टिक के और लिक्विड फाउंडेशंस के। तो लिक्विड फाउंडेशंस जो हैं वो ज़रा ज़्यादा आपको नेचुरल, रेडिएंट और ड्यूई इफ़ेक्ट देती हैं, जबकि स्टिक फाउंडेशंस जो हैं वो
अमूमन केकी लुक जो है वो दे क्यों देती use हो है। रही हाँ हैं जी, फिर? क्यों हर एक की अपनी वो पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन Okay. अब कुछ ब्रांड्स जो हैं उन्होंने इस तरह की स्टिक फाउंडेशंस भी निकाली हैं जिनकी फिनिश Okay. बहुत सीमलेस और नेचुरल आती है। ओके, अब जी। स्किन प्रेप का आपने जिक्र स्किन, किया था। हाँ जी, स्किन प्रेप जो है वो डिसाइड करती है कि आपकी ओवरऑल जो लुक है वो केकी होगी या आपकी रेडिएंट ग्लोई लुक होगी। तो स्किन Okay. प्रेप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो क्या क्या आप बताएं थोड़ा सा, जी। ड्राई स्किन के लिए बताएं एंड देन ऑयली स्किन के जी लिए बताएं। बिल्कुल, अब विंटर्स जैसे आ गई हैं तो इसमें स्किन प्रेप और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेकअप उतना ही अच्छा लगेगा जितनी अच्छी आपकी स्किन है। जो कैनवस होता है वो जितना फ्लॉलेस होगा मेकअप आपका उतना ही अच्छा लगेगा। जो ड्राई स्किन के लिए आपको एक तो फाउंडेशन की चॉइस भी उसी पे डिपेंड करेगी, स्किन टाइप पे। सही। ड्राई स्किन के लिए आप हाइड्रेटिंग फार्मूलाज यूज़ करेंगे, उसी तरह ऑयली स्किन के लिए मैट फार्मूलाज। लेकिन ऑयली या ड्राई दोनों स्किन टाइप्स के लिए स्किन प्रेपरेशन बहुत ज़रूरी है कि आप पहले हाइड्रेटिंग सीरम्स यूज़ करें। हाँ, सबसे पहले तो स्किन क्लीन होनी चाहिए, क्लेंस प्रॉपरली किया हुआ हो, फिर हाइड्रेटिंग सीरम्स आप यूज़ करें, प्राइमर आप यूज़ करें, वो भी अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप आपने यूज़ करना है। उसके बाद आपने फाउंडेशन पे आना है। डायरेक्टली कभी भी फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, चाहे वो जितनी अच्छी फाउंडेशन क्यों ना हो, कभी भी रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ओके, तो ये ज़रूरी है कि स्किन प्रेप हो, अदरवाइज जी, डायरेक्टली कभी भी मेकअप स्टार्ट तो ये जो ग्लास स्किन का कॉन्सेप्ट है, ग्लास स्किन मेकअप का जो कॉन्सेप्ट है जी, फ्लॉलेस, कोई कुछ नज़र ना आए, मेकअप नो मेकअप लुक होनी चाहिए, कोई टेक्सचर दिखे ना, कोई पोर नहीं दिखना चाहिए, इज़ इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। ये एक आजकल जो सोशल मीडिया पे फ़िल्टर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उसकी वजह से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट हो जाती है। क्योंकि रियल स्किन जो होती है उसमें टेक्सचर है, उसमें पोर्स हैं, उसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज़ तो ज़रूर कर सकते हैं राइट स्किन प्रेपरेशन से और प्रॉपर टेक्निक्स ऑफ मेकअप से, लेकिन हम उसको बिल्कुल जो है ख़त्म नहीं कर सकते। जो आप देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, वो फ़िल्टर्स होते हैं, तो कभी भी आप ये ना सोचें कि शायद मेरी स्किन इतनी अच्छी नहीं है या मेरा मेकअप इतना अच्छा नहीं है जैसे मैंने सोशल मीडिया पे देखा है। आपकी स्किन अच्छी है और सबकी स्किन इसी तरह से होती है। एंड देन अगेन जो ग्लास स्किन का कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि मेकअप के पैसे, बट जो अक्सर हम देख रहे होते हैं, काफ़ी लोग हैं अपलोड कर रहे होते हैं वीडियोस, पिक्चर्स, और वो विदाउट फिल्टर्स, क्योंकि उनकी स्किन ऐसी होती है, बिकॉज वो बहुत हाई मेंटेनेंस उसके लिए रिक्वायर्ड होती है कि आपको सर्टन प्रोसीजर्स करवाने होते हैं, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं बिल्कुल इनकी अगेंस्ट नहीं हूँ, बिकॉज जो अपने स्किन का ख्याल अगर वो अफोर्ड कर सकता है वो ज़रूर रखे, जिस भी तरीके से उसको अपना आप अच्छा लगता है। सो इस पर कोई बुराई नहीं है। द पॉइंट इज़, ये ध्यान रखें कि वो बिल्कुल नेचुरल नहीं होता कि आप कुछ भी ना कर रहे हो और बस आपकी नेचुरली स्किन किसी की इतनी अच्छी हो। आप उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। कि बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी की नेचुरल स्किन अच्छी हो। शायद नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं, हम अपने देखें, जिस तरह जीबी के बहुत सारे Yes. लोग हैं, उनकी स्किन हम देख रहे होते हैं कि वो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन स्टिल शायद वो फ्लॉलेस नहीं होती। हाँ, नहीं, जो नहीं, फिल्टर की that's बात true, करें ना, that's वो true. नहीं, बट हाँ, कुछ लोगों की स्किन वाकई नेचुरली अच्छी और होती ये मैं है। देखा सभी मोस्टली जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं और जो अच्छे इन्वायरमेंट, साफ इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है। उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, बट अगेन वो एजिंग की तरफ बहुत जल्दी चले जाते हैं बिकॉज ऑफ ड्राई स्किन। बिकॉज ऑफ ड्राई स्किन। एट द सेम टाइम वो अपनी स्किन का ख्याल उस तरह से नहीं रख रहे होते कि सनस्क्रीन, और पहाड़ों पे देखें आप, सूरज कितना हार्श होता है वेरी उस ट्रू। लिहाज से। अच्छा, ऐसे में सनस्क्रीन, आज हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात की थी, चाहे विंटर्स भी हैं, सनस्क्रीन, सन ब्लॉक कितने ज़रूरी हैं? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सन ब्लॉक, क्योंकि आपका जो पिगमेंटेशन होती है, जो डुअल टोन स्किन आपकी हो जाती है अक्सर, तो वो मोस्टली सन एक्सपोजर की वजह से ही होती है। ओके। तो आप जब काफ़ी देर बाहर धूप में रहते हैं या इवन इंडोर्स आपकी विंडोज़ से अगर सनलाइट बहुत ज़्यादा आ रही है तो उससे आपकी स्किन अफेक्ट होगी। तो स्किन प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, विंटर्स हैं या समर्स हैं, लाजमी करें। ओके। अच्छा, और आप मेकअप रिमूविंग की तरफ आते हैं जी। क्योंकि हमारे यहाँ उसका भी इतना खास कॉन्सेप्ट नहीं है। मेकअप हुआ, पूरा दिन गुजार दिया आपने, या इवन अगर शाम में भी आपने मेकअप किया था फिर तो उसमें बस सो आप गए। सो गए, सुबह उठे तो फिर आपने अपने आप को शीशे में देख के चीख भी मारी समटाइम्स। सो क्या करना चाहिए और किस तरह से वाकई में एक अच्छे अंदाज से और कम वक्त में जी। मेकअप रिमूव कर लेते हैं? मेकअप सही तरीके से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ये होता है, लोग कहते हैं शायद मेकअप लगाने से
हमें एक्नी हो गई, हमें ये इश्यूज हो गए। मेकअप लगाने से इतना इशू नहीं होता जितना मेकअप सही तरह से ना रिमूव करने से स्किन प्रॉब्लम्स का आगाज़ ही वहीं से होता है। क्योंकि रात में जब आपकी स्किन जिस टाइम उसको रिपेयर करना होता है ख़ुद को, उसको ब्रीथ करने की ज़रूरत है। जब आप मेकअप के साथ सो जाते हैं तो आपके पोर्स कंजेस्टेड हो जाते हैं, आपकी स्किन ब्रीथ ही नहीं कर पाती, तो फिर ये ब्रेकआउट्स, ब्लैक हेड्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो रात को बहुत ज़रूरी है, आपने मेकअप लगाया है या जस्ट आपने सन ब्लॉक भी लगाया है, आपने डबल क्लेंस करना है। ये एक टेक्निक होती है जिसमें आप पहले अपने ड्राई स्किन के ऊपर कोई ऑयल या बाम जो कि फॉर्मुलेटेड होती है स्पेसिफिकली फेस के लिए, उसको आप मसाज करते हैं 1 मिनट के लिए ड्राई स्किन पे। फिर आप अपना जो क्लेंज़र होता है, सेकंड स्टेप जो होता है, जो आपका फेस वॉश रेगुलर आप जो भी यूज़ करते हैं, सेकंड स्टेप आपने वो यूज़ करना है। डायरेक्टली आप क्लेंज़र यूज़ करेंगे तो जो आपका मेकअप होता है, क्योंकि वाटर प्रूफ होता है, स्वेट प्रूफ होता है, तो वो उससे जो है मेल्ट अवे नहीं होता। ये फॉर्मुलेटेड बाम्स होती हैं, ऑयल्स होते हैं जो फेशियल स्किन के लिए होती हैं, वो आपने यूज़ करनी है। उससे आपने 1 मिनट के लिए मसाज किया अपनी स्किन में और फिर उसके बाद अपना नॉर्मल जो भी आपका क्लेंज़र है उससे वॉश किया। इसको कहते हैं डबल क्लेंजिंग मेथड। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये अगर आप करेंगे तो मेकअप आपकी स्किन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। एक्नी वाले तो नहीं कर सकते, ना वो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना वो बाम का इस्तेमाल। मैंने यहाँ पे मेंशन किया Dry है कि skin। वो फार्मूलाज यूज़ करने हैं जो फेस के लिए फॉर्मुलेटेड है। और आपने ड्राई स्किन का भी कहा ना? जी, ड्राई स्किन मतलब ये इसमें कि सब आपने स्किन वॉश नहीं टाइप्स करना। आएंगी। ये मैं जो मेथड बता रही हूँ डबल क्लेंजिंग मेथड, चाहे आपकी ड्राई स्किन है, चाहे ऑयली है, चाहे कॉम्बिनेशन स्किन है, ये सब लोगों ने करना है और ये सबके लिए फ़ायदेमंद है। इसका कोई नुकसान नहीं, नॉर्मल ऑयल आपने कोई नहीं यूज़ करना जो आप बालों में लगा रहे हैं वही आपने फेस पे लगा सरसों के तेल से मुंह नहीं धो लेना। ऐसा नहीं है। वो बाम्स होती हैं, क्लेंजिंग बाम्स होती हैं और ऑयल्स होते हैं, वो स्पेसिफिक नामों से आती हैं कि वो फेस के लिए फेशियल क्लेंजिंग बाम्स हैं। और ऑयली स्किन के लिए डिफरेंट भी आपको मिल जाती हैं, जो स्पेशली जो एक्नी का जिनको इशू है उसमें कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ एसिड्स होते हैं, सैलिसिलिक एसिड होता है जैसे एक, तो वो जिन बाम्स में है वो एक्नी प्रोन स्किन वाले जो लोग हैं उनके लिए वो मुफीद है। हाँ जी, ठीक हो गया। लेकिन ये ज़रूरी है, ये करना है, सब ने करना है, डबल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कहते हैं कि मेकअप जितना मर्जी अच्छा हो जाए, आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं बनाना, आपकी लुक इनकम्प्लीट है। वैसे सबसे पहले तो मैं चाहूँगी इफ़ यू डोंट माइंड आप अपने बाल ज़रा आगे करके दिखाएं हमें। माशाल्लाह जब एंटर हुई हैं अलीना हमारे स्टूडियो में तो हम सब इनके बाल देख रहे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, क्योंकि बालों के मामले में सबसे ज़्यादा यही मामला होता है कि जब कोई तारीफ़ करता है हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले इसलिए हमने माशाल्लाह बोला। थैंक यू। व्हाट डू यू डू फॉर योर हेयर? मैं अपने बालों को हीट से बचाती हूँ जितना हो सके, और जब भी मैंने स्टाइलिंग करनी है तो मैं हीट प्रोटेक्ट स्प्रे जो होते हैं उनका इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं कभी सैलॉन्स भी जा रही हूँ तो मेरे पर्स में वो हमेशा मौजूद होता है। तो मैं ख़ुद करती हूँ, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। मुझे होता है कि मैंने अच्छी तरह से बाल उसमें कवर करने हैं। और दूसरा ये कि अब विंटर्स हैं जैसे, तो गर्म पानी, बहुत तेज़ गर्म पानी से अपने बाल वॉश ना करें। विंटर्स में बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, ड्राई हो जाते हैं। तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा अपने केमिकल्स से भी अपने बालों को बचा के रखें। लेकिन ये जो आपके बालों की लेंथ है, ये जेनेटिक्स में है कि आपके फैमिली में सबके लंबे बाल हैं या आपने केयर से लंबे किए हैं? ये मेरे नेचुरली हैं आई वुड से, क्योंकि मैं इतनी कोई ऑयलिंग वगैरह में जो ना कंसिस्टेंट नहीं हूँ, उस मामले में मैं लेजी हूँ। और मेरे बाल इससे भी लंबे थे तो मैंने कट करवा दिए। कितने लंबे बाल थे? मेरे बाल यहाँ तक थे। अच्छा, माशाल्लाह तक बाल थे? माशाल्लाह। पाँव से थोड़े ऊपर। ओके, बट कुछ तो कुछ स्पेशल खाती होंगी, कुछ ना कुछ स्पेशल तो किया होगा। कि डाइट का भी तो होता है या छुपा रही है टिप आप ये? मुझसे अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं, कहीं मैं बाहर मॉल्स में हूँ, कहीं भी हूँ, तो मैं एकदम सोच में पड़ जाती हूँ मैं क्या करती हूँ, क्या बताऊँ कि मैं ऑयलिंग वगैरह ऐसा सच नहीं करती। हाँ, बस ये है कि हीट से प्रोटेक्ट करती हूँ, केमिकल्स यूज़ नहीं करती बालों में। सही। और ये है कि कोई आंवला, कोई रीठा, कोई अंडा, कुछ तो होगा जिंदगी में। आई विश ये मैं करती, मेरे बाल और अच्छे होते।
चलिए ये मेरा ख्याल है फिर पाँव से थोड़े से ऊपर क्यों जा रहे हैं, फिर पाँव से आप कहते हैं थोड़े से नीचे जा रहे हैं बाल, लेकिन माशाल्लाह। अच्छा Thank you. अलीना, हेयर स्टाइलिंग ये कितनी जी, इम्पोर्टेंट है, बहुत और important है। आजकल तो हमने देखा है नए नए ट्रेंड्स, स्पेशली वेडिंग्स के पर्सपेक्टिव से क्या देखा जाए। क्या स्टाइल है वेडिंग में So वो- सबीन? दुल्हनों का मुझे समझ नहीं आ रही, चिपकाए हुए बाल हैं, दैट्स ये इट। आजकल चिपके हुए बाल ट्रेंड व्हाट इज द स्टाइल इन दैट? नहीं वो भी तो देखें, ऐसे ना बोले, मेरे भी चिपके हुए थे, लेकिन आप तो ये सूट करते हैं होता है- नहीं वो ये होता है कि आपने क्योंकि दुपट्टा लिया हुआ होता है, आपकी हाँ। ज्वेलरी होती है और सब इतना कुछ, हैवी आपका दुपट्टा होता है, बिल्कुल आपका दुपट्टा बहुत, एक तो आसानी हो ब्राइड्स का गई है, हैवी हाँ। होता है, बहुत आसानी हो गई है। जो बारात ब्राइड्स Yes. होती हैं उनका दुपट्टा हैवी, फिर उनका झूमर टीका ये सब कुछ हेयर होता है, स्टाइल दिखता ही नहीं तो है वैसे अगर भी। आपके बाल फिर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम उनमें होगा तो वो बहुत जल्दी एक तो ख़राब हो जाएंगे, आपका शूट भी होता है, आपका इवेंट भी फिर होता है, तो इट्स अ लॉन्ग डे, तो वो आपका हेयर स्लीक हेयर That स्टाइल means ज़रा कि लॉन्ग बारात लास्टिंग के दिन स्पेशली हम देख रहे हैं कि लड़कियों के बाल चिपके हुए हैं, ऐसे वही sleek स्टाइल होते चल हैं, रहा है, बन दुपट्टा आराम होता से है, टिक जाएगा हाँ बन होता है और फ्रंट स्लीक ही और होता ढेर है। सारी पिन्स होती हैं। और बाकी इवेंट्स पे आप हाँ पिन्स तो ढेर जैसे सारी वलीमे होती पे हैं। आपके पास ऑप्शन होता फिर है कि आपके पास वलीमे पे option आप है। थोड़ी सी, क्योंकि आपकी थोड़ी सॉफ्ट लुक होती है, जी। ड्रेस थोड़ा हल्का होता है, तो जिसमें यू आप कैन बीच मैनेज। वेव्स वगैरह कर सकते हैं, ब्लो ड्राई बीच वेव्स बहुत ट्रेंडिंग रहे हैं जी। पिछले 2 सालों में मुझे स्पेशली। बिल्कुल पसंद, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं मुझे पसंद। मुझे अच्छे लगते हैं, अच्छा मुझे नहीं अच्छे पर मुझे लगता है मैनेजेबल नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है वो हर किसी पे सूट नहीं करते, ये भी आपको देखना चाहिए कि आप पे आपको सूट सिर्फ कर रहे ट्रेंड हैं। नहीं फॉलो करने चाहिए, चाहे मेकअप है चाहे हेयर है, जो हाँ। आपको सूट करता है वो करें। लेकिन ये आपने ठीक पॉइंट रेस किया है कि मेकअप आपका बेशक बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन आपकी स्टाइलिंग अगर उसके लेवल की नहीं है ना मेकअप के, तो सारी लुक आपकी खराब हो फर्क जाती नहीं पड़ रहा है। होता। बिल्कुल। आप क्या लोग आते हैं कि फलाने की पिक्चर लेके आपके पास आगे जी मेरा जी। इस जैसा मेकअप और हेयर स्टाइल कर दे, मेरी लुक भी आनी चाहिए, ऐसे हाँ जी, क्लाइंट्स को, रेफरेंसेस लेके आते हैं हाँ, क्लाइंट्स, ऐसे क्लाइंट्स को reference कैसे लेके डील आते हैं। करते हैं? कोशिश तो यही होती है कि क्लाइंट जो रेफरेंस लेके आया है तो उसके मुताबिक ही उसको लुक दी जाए, लेकिन ऑब्वियसली हर एक के फीचर्स अलग Different होते हैं, होते हैं। तो ये चीज़ उनसे डिस्कस की जाती है कि उनके फीचर्स और आपके फीचर्स में डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली सेम लुक नहीं आएगी, लेकिन वो इफ़ेक्ट हम ओवरऑल दे सकते हैं। रेफरेंस में यही होता है बेसिकली कि आई मेकअप कहेंगे कि हमें ज़रा स्मोकी आइज़ चाहिए, या हमें बोल्ड लिप चाहिए, हमें ज़रा थोड़ा सा स्नैच्ड फेस चाहिए, तो वो रेफरेंस लेके आते हैं, तो हर एक क्लाइंट के अकॉर्डिंग फिर हम उसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेते Okay. हैं। हाँ जी। सही। अच्छा ऐसे में कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं कि सिर्फ हेयर डू कर दें, मेकअप हम घर जाके खुद ही कर लेंगे। अब हेयर डू करा लिया अच्छा सैलून से, घर जाके मेकअप खुद किया, समहाउ गड़बड़ हो गई, अब कोई पूछेगा कहाँ से तैयार हुई हो, मैं वहाँ से तैयार हुई हूँ, बिल्कुल। तो वो फिर काम खराब कर दिया उस सैलून का। इसीलिए मैं तो एक चीज़ ऑफ़र नहीं करती, Okay. मैं पूरा मेक ओवर ही ऑफ़र करती हूँ। Okay. मैं ये ऑप्शन ही नहीं मैंने रखा कि जस्ट आपने मेकअप करा लिया और हेयर डू नहीं कराया। अच्छा ये मैंडेटरी भी- रखा है, आपने दोनों काम हाँ, कराने हैं। ये भी मैं कहती हूँ फिर आप मेरे पास आए ही ना, क्योंकि वो सारी लुक जैसे आपने कहा कि जाके वो मेकअप मुझसे करा लिया, हेयर स्टाइल खुद कर लिया, वो अच्छा अगर नहीं हुआ, अप टू द मार्क नहीं है, तो इवेंट में लोगों ने पूछा आप कहाँ से रेडी हुए हैं, उन्होंने मेरा नाम ले लेना है, Yes. तो वो और नाम खराब हो रेपुटेशन जाना है। मेरी स्टेक पे होगी। अच्छा और अच्छा, इसमें हाँ अब जी, तो जी। सॉफ्ट लुक का रुझान भी है ना, जी। तो ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जो कि हमारा पार्टी मेकअप कर दें लेकिन वो एक्चुअली ब्राइड हो, हाँ ये होता है। कि कैसे, अच्छा मेरे साथ कैसे अल्लाह पता का चलता है, शुक्र ये है थोड़ा सा आज बताएं, तक क्योंकि हुआ नहीं है, लेकिन बहुत होता भी है लोगों के लेकिन साथ। कैसे इसको इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है? बिकॉज मैं नॉर्मली मैं एक सैलून में आ रही हूँ, मैं कह रही हूँ जी मेरा पार्टी मेकअप कर दें, और बस मैं पार्टी मेकअप करा के चली गई और घर जाके मैंने मतलब स्टाइलिंग और अब खुद ही कर ली। कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? ये ड्रेस जो होता है ना, ब्राइडल ड्रेस पार्टी ड्रेसेस से डिफरेंट होता है, फिर उसकी ज्वेलरी भी डिफरेंट होती है, तो कई दफ़ा लोग नहीं भी पता लगने देते, लेकिन पता चल जाता है और कई बार eventually। ऑपोजिट भी होता है, इतना हैवी ड्रेस होता है कि शादी नहीं होती आपकी अपनी, लेकिन आपका ड्रेस हैवी होता है क्योंकि आप अपनी भाभी से ज्यादा प्यारा लगना चाहते हैं। अच्छा ऐसे कभी किसी ने कहा आपसे आगे के ब्राइड से भी प्यारा तैयार करो मुझे? नहीं, ऐसा अभी तक किसी ने नहीं ये कहा। वीडियोस में ही होता है। अच्छा। ब्राइड, अच्छा मुझे ऐसा लगता है ब्राइड कि स्टैंड आउट करती है। अच्छा जी, मुझे ऐसा बिल्कुल। हाँ वाकई ऐसा लगता है आप जितने मर्जी इर्द गिर्द के लोग अपनी शादी के जोड़े पहन के क्यों ना आ जाएं, ब्राइड स्टैंड आउट कर रही होती है बिल्कुल, क्योंकि वो ब्राइड ब्राइड तो है। ब्राइड है, वो तो सेंटर ऑफ लेकिन हाँ अटेंशन बाकी लोगों ब्राइड को ही होती ख्याल है करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज ऐसे किसकी ना बात कर करें, रही हैं? अपनी शादी के जोड़े ना पहन के। नहीं मैं किसी की बात अच्छा, नहीं करी, शुक्र है मेरी शादी पे किसी ने नहीं पहना। नहीं मैं आपकी शादी की बात नहीं कर रहा, मैं तो वैसे का कोई तस्वीर तो माइंड में नहीं आ गई,
ओह क्योंकि आजकल फिर वो तस्वीर एक जरा वायरल है ना, तो मैंने कहा शायद आपके माइंड में वो आ गई होगी। अगर आपके माइंड में आई है तो मैं से इत्तेफाकिया होगा, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अच्छा ऐसे में ब्राइडल की बात अगर हम करें, क्या उसमें भी रुझान अभी तक वही है कि अच्छा ब्राइड है, रेड लिपस्टिक है, हैवी लुक ही है फॉर फर्स्ट डे, या क्या नहीं थोड़ा चेंज हुआ है स्टाइल? नहीं, बहुत चेंज हो चेंज गया हुआ है, है। लाइट मेकअप हुआ है थोड़ा सा। रेड लिप्स की डिमांड तो बहुत कम आती है। अच्छा ज़्यादातर क्लाइंट्स जो हैं वो यही कहते हैं कि हमारी स्किन जो है वो बहुत नेचुरल लगनी चाहिए, और हम बिल्कुल अपनी हमारी जो लुक है वो बिल्कुल भी जो है मास्क ना हो जाए मेकअप के नीचे, हमारे फीचर्स चेंज ना हो जाए, हमारे फेस पे आ जाए, इनहैंस हो जाए और ग्लोई लुक हो, ड्यूई लुक हो, नेचुरल सॉफ्ट, थोड़ा इस तरफ ट्रेंड है अब। बिल्कुल ठीक है, और इसी ट्रेंड्स पर आज हम बात करते हैं। रीना, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, ग्रेट हैविंग यू। नाज़रीन, हमें बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक ज़बरदस्त मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। थोड़ा टीजर आपको दे देते हैं, अगर आप कोई सवाल भी करना चाहते हैं उनसे तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ज़बरदस्त किरदार निभाया था अल्फा ब्रावो चार्ली में, कराएंगे उनसे मुलाकात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने जिक्र किया था एक ज़बरदस्त ड्रामे का, शोरा आफाक ड्रामा पाकिस्तान टेलीविजन का, अल्फा ब्रावो चार्ली। किरदार कौन सा हमारे साथ है, वैसे तो बहुत से लोग समझ गए होंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कुछ क्लिप्स अल्फा ब्रावो चार्ली की, और फिर आपकी मुलाकात कराएंगे इस मेहमान से। उस दिन मुझसे मिलकर आपको इतनी बात तो समझ में आ जानी चाहिए थी कि मैं कोई हायला टाइप की लड़की नहीं हूँ। मुझे किसी की कोई बात अच्छी लगती है तो मैं उसकी तारीफ करती हूँ, बगैर ही सोचे कि वो लड़का है या लड़की। अच्छी तो आप भी मुझे लगी थी, मगर उसके बावजूद मैं सारा रास्ता यही दुआ मांगता आया था कि फिर मुलाकात ना हो। जी। क्यों? इसलिए कि मेरे और आपके बैकग्राउंड में बहुत फ़र्क है। मैं एक हवलदार का बेटा हूँ और आप एक जनरल की बेटी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं किसी जनरल की बेटी नहीं हूँ, और अगर हूँ भी तो सो व्हाट। इस तरह के फ़र्क तो शादी ब्याह में देखे जाते हैं। मैं कौन सा आपसे शादी करने चली थी? Anyway, आप घबराएं नहीं, अब मेरा फ़ोन नहीं आएगा आपको। मैं वापस सिर्फ ये बताने के लिए आई हूँ कि अभी अभी जो मैंने गुस्से में कहा उसे भूल जाएं। आप एक अच्छे इंसान हैं, शरीफ हैं, ऑनेस्ट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। सिर्फ एक बात की कमी है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। कोई हवलदार का बेटा होने में शर्म की बात नहीं है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या बात है यार, तू तो गायब ही हो गया यार। बहुत ही खूबसूरत जगह है। वैसे भी मैं समझ रहा था कि जहाँ से उतरते शेलिंग की आवाजें आ रही होंगी, लोग ट्रेंजेस की तरफ भागते हुए नजर आएंगे। यहाँ तो महीना पहले जब हम लोग यहाँ आए थे तो हमारा भी फर्स्ट रिएक्शन यही था। असल में अभी हम क्रोशिया में हैं। तो ये क्रोशिया वाले गुजरने देते हैं आसानी से? हाँ, गुजरने देते हैं, जब से सुलह हुई है मुसलमानों से। नहीं तो पहले तो इन्होंने सर्बों के साथ मिलकर मुसलमानों को बहुत मारा था। अभी जब हम मोस्तार से गुजरेंगे तो तुझे यकीन नहीं आएगा अपनी आंखों पर। मोस्तार काफी बड़ा शहर है नहीं था, अब क्या रह गया। आवे बड़े लुफ्टान लगा लिया ना पिप मुबारक यार आज ही लगाया सी आजा आजा, हमारे कंधे भी आज ही सुबह वजनी हुए। हम लोग प्लान ही कर रहे थे कि तेरी तरफ चक्कर लगाएं आज। तुम बड़े लोग हो यार, तुम किधर आते हो मेरी तरफ? तो शेरा देखा तूने, चीता हो गया ये भी अब। ओजिंग विद कॉन्फिडेंस। हाँ यार, बाज़ औक़ात जो चीज़ें हमें बहुत दूर नजर आती है ना, एक्चुअली वो इतनी दूर होती नहीं है। क्या बात है जी। अच्छा, अपने क्लिप्स देख देख के कह रहे हैं मेरा विजडम देखो। आप तो डायलॉग बोल रहे थे। गुलचेर हमारे साथ मौजूद है जी। कासिम शाह, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? और अस्सलाम वालेकुम। इस सुबह सुबह किधर निकल गए थे? सुबह सुबह एक तो आपने जगह चेंज की है, मुझे बताया ही नहीं है।
मैंने तो बताया था हम आपको। तो वैसे हमने क्या जगह चेंज, सदाबहार हम तो इधर ही हैं। इधर से पहले जब भी मुलाकात होती वो उसमें हाँ वो इत्तेफाक ऐसा है कि वहाँ से। पहले मुलाकातें हमारी वहाँ पे हुई हुई हैं, लेकिन जब मैं छोटा सा था तो उधर आता था। छोटा सा था तो अभी थोड़े से बड़े हुए हैं। क्या एज है वैसे आजकल? 16 साल, ये तो मेरे साथ कुछ ही है। महीने, ऐसे ही होता है, एज इज जस्ट अ नंबर, जो आप फील करते हैं वो आप बताते हैं। 16 years and few months। हाँ। अब few की डेफिनेशन हमारे पास नहीं है। हाँ ठीक, आपसे थोड़े से छोटे हैं। हाँ 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 हाँ, ये 18 साल के हो जाएंगे अभी हाँ, इस सही है महीने, बस, हाँ। और आप आस-पास ही 16, है, आस आस-पास पास ही है। ना, नहीं सभी मैं 19-20 18.5 का का नहीं हो फर्क है। जाऊंगा अभी। 18.5 ठीक है ना, अब 18.5 कुछ महीने आधा कौन कम? ऊपर है ना, कुछ महीने महीने ठीक है, ऊपर है। हाँ। क्या चल रहा है कासिम भाई आजकल? मैं, आपने मुझे बगा सुबह इधर मंगवा दिया था, सुबह सुबह खुद भागे थे, हमने तो नहीं बताया। अच्छा हमने भेजी गाड़ी के, कासिम भाई को साथ लेकर आएंगे, कासिम भाई का मैं खुद आता हूँ, खुद कहीं और निकल गए फिर। मैं सलाम ड्राइवर को, बेचारा कहता सर फिक्र न करे मैं पहुंचा दूंगा आपको नहीं टाइम वैसे पे। जहाँ निकल गए थे वहाँ कोई मौजूद था जिसने बुलाया था आपको, जो वहाँ चले गए थे? जी कोई हाँ खास? जी, वो सारे ना मुझे कहते हैं ये बीटीवी न्यूज़ में किधर आ गए आप। तो वो अच्छा, आपका ड्राइवर से मेरे फ़ोन पे बात हुई, मैं कहा यार शुएब तो फ़ोन नहीं उठा रहा, आप बताएं। पता क्या कहते हैं सर रहने दे, नहीं पहुंच सकते आप। मैंने कहा नहीं पहुंच जाएंगे, मतलब फिर लाइव हम लाइव पहुंच नहीं गए। पहुंच सकते, लेकिन पीटीवी न्यूज़ के नाजरीन हमें वो भी तो देख रहे हैं, पीटीवी न्यूज़ की स्क्रीन पे भी और पीटीवी होम, तो तो दैट्स व्हाई कंफ्यूजन हो जाती है, बट Confusion हमारा हो जाती शो है। पीटीवी होम से हम लोग कर रहे होते हैं, तो दैट Exactly. इज द रीजन। एनीवेज जी, कासिम जब जब कोई क्लिप देखते हैं अल्फा ब्रावो चार्ली का, तो एक फौरन से फ्लैशबैक होती है, वो मेमोरीज, वो शूटिंग का टाइम एंड एवरीथिंग। यकीन करें होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसके साथ एक ना, जब मैं कोई, फॉर एग्जाम्पल जब भी आपने ये दिखाया, जब मेरा विजडम देख रहे थे आप, उसमें मैं अकल की बातें कर रहा हूँ और काशिफ और फराज हैरत से देख रहे हैं, तो वो पता है क्या, उस पर भी मुझे मेरे साथ ना कि उस टाइम किसका फ़ोन आया था, क्या पे बात कर रहे थे, कहाँ जाना था हमने, तो साथ कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। Okay. फिर वो लोग जो ऐसे मौके पे ना साथ छोड़ चुके होते हैं, वो दुनिया से जा चुके होते हैं, जहन में वो भी याद है कि उस वक्त वो भी, मदर वॉज अलाइव, फादर वॉज अलाइव, तो वो एक आपको नॉस्टैल्जिया तो जिंदगी जाहिर है। सी बात होता है। ज़िंदगी इसी का नाम है। बेशक ऐसे, लेकिन चूंकि आपने जिक्र किया ना वालिद साहब का, वालदा का भी, और उस वक्त जब ड्रामा आने के बाद पूरे पाकिस्तान में स्पेशली वर्ल्ड वाइड माशाल्लाह आपकी शोहरत है, बहुत प्यार आपको मिला, तो वो जो ड्रामा ऑनर होने के बाद वालिदा और वालिद साहब का आपके साथ एक होता होगा ना कि अच्छा वो क्लिप देखने के बाद, व्हाट वाज दैट मेमोरी? हाँ, वालिद साहब तो सुनहरे दिन के बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। ओके। और वालदा जो है ना, वो 14 में, उस पर 2014 में वो दुनिया से चली गई थी। तो वो तो देख चुकी थी वालदा ना कि उस पर अक्सर मरी जाते थे ऐसी जब पब्लिक प्लेसेस पे ना, तो शुरू में तो मैंने जाना ही छोड़ दिया कि मैं जाता हूँ तो ये लोग सारे बड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं सबके लिए। अच्छा। तो बालमा वो कहते तुम हमारे साथ ना मरी में क्यों नहीं फिरते हो, वो कहती है मैं मरी लेके जाता था ना, मैं मैस में बैठा था, मैस में बैठ जाता रहा, इनको भेज देता कि जाके माल रोड पे फिरें, मैं नहीं फिर सकता रहा माल रोड पे, जा रहा उस पर। तो वो उस वक्त तो ये कैमरे भी नहीं थे, मगर सब अपने साथ एक्चुअल कैमराज लेके आए होते थे। वो बड़ा मसला बन जाता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है उस पर, तो वो रश भी बहुत होता। मगर बहरहाल ये एसोसिएशन है और लोगों की मोहब्बत थी, तो वो वालदा तो इसको एंजॉय करती थी कि यार बेटे को रिस्पेक्ट मिल रही है, कौन सी मानी जाएगी, सही बात कि है। बेटे लेकिन को खुद, इज्जत मिल अच्छा रही लेकिन है। खुद तंग होते थे उस शोहरत से, मैं इसलिए लोग शोहरत के लिए ही तो काम करते हैं, इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। तंग नहीं होता था, तंग तो बिल्कुल भी नहीं होता मुझे तो बड़ा, मैं तो अभी भी ना वन फील रिस्पेक्टेड। कोई अगर तंग होता है तो उस बेचारे का मसला है, यू शुड विजिट अ डॉक्टर। जो इस पे लोगों के मिलने से तंग होता है, क्योंकि कोई नेगेटिविटी नहीं होती थी मिलने में, बड़ी पॉजिटिव तरीके से लोग मिलते थे और बड़ी मोहब्बत के साथ ना, तो वो तो आपको लाइक यू फील कि यू आर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कहीं जाते हैं ना तो मुझे तो ऐसा फील होता था। लेकिन मे बी ये होता है कि आप फैमिली के साथ हो तो आपको होता है कि आपका थोड़ा सा पर्सनल स्पेस ब्रीच हो रही है, मे बी इस वजह से आप नहीं निकलते थे उस वक्त, मैस में बैठ जाते थे? नहीं, मैं ये सारे ना फिर वो अच्छा पठान है, साथ फैमिली जा रही है, हम तो अगर वॉक कर रहे हैं तो अगर फैमिली साथ है, उधर हो जाओ तुम उधर हो जाओ, तुम मेरे साथ ही नहीं हो। तुम साथ ही नहीं हो, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। Oh God. तो ये होता है हमारा ना। तो अब तो खैर चलो उस पे उस वक्त थोड़ा सा ज़्यादा था, तो अब कोई आ भी जाए तो लाइक अब तो सब जानते भी हैं ऑलमोस्ट ना। और वो मगर ये कि मैं जो रिस्पेक्ट मैंने एंजॉय की है, मेरा ख्याल है कम किसी की, ये स्टार्स के ऐसे में आई होगी, बेशक सही बात, जहांगीर खान, जांशीर खान और इन लोगों के उस पे ना वो रिस्पेक्ट उनको मिली होगी, जो मैं सोचता हूँ। अगर बाकी सबके शायद ऐसे हो, बिल्कुल ऐसे ही है। और जाहिर है आपके साथ जितने भी और लोग थे उनकी भी इतनी इज्जत अल्लाह ने उनको भी दी। वो ड्रामे अब आप बड़े देखिए connected पथरियाटा रहे की वैसे। चेयर लिफ्ट, अब सुने ज़रा, पथरियाटा की चेयर लिफ्ट में जा रहा हूँ और उधर से उन्हें आवाज़ें, बड़ा गुलशीर थे,
वो जो आगे से भी लिफ्ट आ रही होती आगे है से ना, आ रही, ठीक है। आगे से, अरे गुलशेर पीछे वाले को कोई बता रहा है, पीछे वाले को उन्हें कहा अरे आहिस्ता 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 लिफ्ट आहिस्ता होगी, अरे रोश आहिस्ता हो जाए, अरे आपने भाई जंप मार के उतर जाना, तू बना ले मेरी तस्वीर। लिफ्ट को मैं कैसे कर। अच्छा मजेदार बात पता है क्या, सेंटोरस में हम खड़े थे ओके। एक दिन नीचे, तो वो एक बुजुर्ग खातून थी, कह रहे बेटा मेरे साथ तस्वीर खिंचवाना। मैं कहा जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आ गई वो, मैंने उन कि ये मेरा मोबाइल दे दो किसी को, तो मैंने उधर ही किसी को बताया, मैं कि ये तस्वीर खिंचा। मैं खड़ा हो गया सीढ़ी के बस, जो एस्केलेटर है उसके पास खड़ा हो गया, तो वो साथ खड़ी हो गई। अब एस्केलेटर में जब कोई ना हो तो वो रुक जाता है, जब कोई अल्लाह के साथ देखा ना, मोबाइल उधर है, मैं उसको देख के स्माइल दे रहा हूँ, एक जो है डिप्लोमेटिक से स्माइल जो दे रहा है, देखा वो खातून ऊपर चल पड़ी है उससे। अब फोन नीचे है, खातून ऊपर तस्वीर बन रही है, वो गरीब जब ऊपर चल पड़ी और बेचारी मैंने कहा नहीं फिक्र ना करे, मैं लेके फोन आ जाएगा। मैंने मोबाइल लिया। इंटरेस्टिंग किस्से हैं ये तो। तो ऐसे सीन हो जाते हैं बाज़ औक़ात ना। ओके जी, अच्छा जी, सब कास्ट में से सबके साथ अभी राब्ता है? हाँ सबके साथ रखता है, अच्छा, एक्सेप्ट सबसे काशिफ बातचीत को। होती काशिफ और काशिफ अब्दुल्ला नजर आ जाए कभी हमें भी उस पे। गायब है? नहीं गायब है, फ़ोन पे हो जाता है। जब मैं इंग्लैंड जाता हूँ तो उस तरीके से भूला बस आ रहेगा, तो ओ यार तूने आना है बस मेरे पास जाना, तो वो बस उससे वो एक आध दिन ही होता है, तो वो ज़ाहिर चल। अभी आप भी गए तो एक आध दिन ही था, ऐसे ही है। ऐसे ही होता है, चल तो वो उससे नहीं हो पा रहा। फराज शहनाज इनसे हो जाता है, इनसे हो जाती है। अच्छा, हम अक्सर ड्रामास की रीयूनियंस देखते हैं, 20 साल बाद, 10 साल बाद, कई सालों बाद रीयूनियंस हम देख रहे होते हैं। अल्फा ब्रावो चार्ली की रीयूनियन क्यों नहीं हो पा रही? ओके डन, हम ऐसे करते हैं, अभी इस दफ़ा जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम आपको बताएंगे डन हो गया, और बल्कि यूं करेंगे कि आपके शो में आ जाएंगे हम सारे। वाह, जबरदस्त, इससे बड़ी क्या बात होगी? चाहे हम दो हो जाएं, 3 हो जाएं, 4 जितने भी हो जाएं, जितने भी हो जाएं, हाँ। तो ये डन हो जाएगा। अरे क्या बात है, रीयूनियन ऑफ अल्फा ब्रावो चार्ली, Perfect. पीटीवी का ड्रामा और पीटीवी के सेट पे इंशाल्लाह वेरी सून। अगर हम ये कहें आपसे कि चूंकि राब्ता है आपका सबसे, कोई अगर हम ट्राई करें कि इफ यू कैन कॉल शहनाज, उनका रियल नेम भी शहनाज ही है, हाउ बट लास्ट टाइम कब बात हुई थी उनसे? पाकिस्तान आई थी लास्ट टाइम, तो Okay. वी वर टुगेदर, तो अभी इतने आराम से मैंने टेक्स्ट किया, मगर प्रॉब्ली की बिजी है, तो इसलिए टाइम डिफरेंस भी, बिकॉज़ शी इज इन यूएस, राइट? अच्छा, वैसे अपार्ट फ्रॉम अल्फा ब्रावो चार्ली की कास्ट, अदरवाइज जितने हमारे और एक्टर्स हैं, किसके साथ दोस्ती या ताल्लुक है आपका? क्या मतलब इसी प्ले में? नहीं कि अदरवाइज जनरली दोस्ती एक्टर्स किसके साथ ज्यादा, जिसको बस हाँ, कॉल करें और एक वो के फौरन साथ तो कॉल? बहुत ज्यादा किसके थी, वो साथ? जुनैद जमशेद था, Okay. बहुत ज्यादा थी वो, Okay. बहुत ज्यादा ना उस पे। और बाकी तो मेरी हाय हेलो एक्टर्स के साथ आप हैं, आप एक्टर ही हैं ना? मैं नहीं हूँ एक्टर, मैं रियल हूँ। ये रियल लाइफ एक्टर है। नहीं, आई एम नॉट एन एक्टर। जो पेशावर से रिलेटेड है ऑलमोस्ट सबके साथ है, सबके साथ है। अच्छा हाँ, और बाकी हो जाती है टीवी एंकर्स के साथ अच्छा, अभी आपको अगर एक हम टास्क दें, कर सकेंगे? है। हाँ, टास्क ये है कि आपने अपने किसी कोई famous बंदा, वेल नोन, anyone. हाँ, कोई फेमस जिसको लोग दोस्त जानते आपका हो। जिसे जानते हैं, उसको कॉल करनी है, उससे आपने 2000 रुपए मांगने। नहीं, 2000 बहुत कम है ना, वो तो 2000 नहीं ना, वो कहेगा गुलशेर क्यों 2000 मुझसे 2000 मांगेगा? अच्छा चले, जो 2 लाख मेरे- रुपए मांगने, इस जो तरह जितने 10 लाख तो 10 लाख रुपए मांगने। हाँ ठीक है, जितने मेरे दोस्त हैं ना, 1 रुपए भी नहीं देंगे। ये हम लाइव देखना चाहते हैं, ये हम लाइव देखना चाहते हैं। चलो एक और काम भी हम कर सकते हैं, एक और दोस्त है क्योंकि हमारे म्यूचुअल फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड है मेरे ज़हन में, अब देखिए उसकी वो खसीसियत देखिए। कौन? कितना वो खसीस आदमी है। नियाज भाई की हाँ, हम बात नियाज कर भाई, रहे हाँ, हैं। नियाज भाई करते हैं। आई डोंट नो इफ ही इज अवेक और नॉट, आई थिंक वो भेज देंगे वैसे पैसे। नहीं हाँ, नहीं, ठीक है। कोई इस तरह से जिसको लोग जानते हैं, हाँ, मैं चाहूंगी उनको कॉल करें आप। ठहरे, हाँ। नहीं आपके शो पे तो आ चुके हैं। नहीं आ चुके हैं, मैं ये बात कर रही हूँ कोई एक्टर हाँ। और इस पर्सपेक्टिव से किसको करेंगे? किसको कॉल कर सकते हैं? किसको कर सकता हूँ कॉल, ये मुझे पहले बता दे, मैं किसी बंदे नहीं, पहले बताएंगे तो फिर तो आप उन्हें बता देंगे ना कि हमने कॉल एक्टर, करानी सिंगर, है। आपने बस कॉल करनी है, स्पीकर पे फोन रखते हैं, आपने बताना है मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, अभी मुझे ट्रांसफर और कर दो। अकाउंट Let's see नंबर आपने क्या मेरा reaction। देना है, मैं आपको बताऊंगा उसी टाइम पे। ठीक है, डन हो गया, डन हो गया। चलें। किसे मैं भी रिंग कर देगा नहीं, ये देगा नहीं। देगा नहीं, चलो लेट्स सी किससे कर रहे हैं। मुझे पता है मैंने और किसको जरा दिया। ना, आप छोड़ें, जो- नहीं, हमें एक बताना बंदे तो है और ना मैं किसको आपको कर रहे हैं। असलियत और बता जो देता हूँ। कॉल कैंसिल का बटन है ना, उसको जरा बहुत हाथ करीब रखना उसके। चलो नहीं, let's वो see, नहीं, स्पीकर पे डाल दें। वो बेशरम देगा नहीं। अच्छा, स्पीकर पे है? अच्छा, अभी तो फोन नहीं उठा रहा, स्पीकर अभी है तो ना? फोन नहीं उठा रहा, देखें जनाब। स्पीकर ऑन करें ना। हाँ, ऑन है। हाँ, जारी बेल, ठीक है। किसे मिलाइए वैसे?
आपके लिए सरप्राइज होगा। उठाने दें, उठाने दें, लेट्स उठाने सी। दें। उठा लें फ़ोन, यूं करें फ़ोन इसी को दे दें। टाइम भी ऐसा ना सुबह क्योंकि उस टाइम पे हम देखते अपना हैं कि- फ़ोन उठा लें, अक्सर तेरे से लोग- मांगते हैं, देता है कि ये तो मुझे कॉल आ रही है, ये आपको कॉल आ रही है? मुझे कॉल आ रही है। 2 रुपए भी नहीं देगा। 2 आप 10 लाख की बात कर रही है, 2 रुपए भी नहीं है। देखा, हमने कहा था किसी फेमस बंदे को कॉल करें और कॉल यहाँ पे आई। और देखे फिर रियलिटी चेक आ गया, मैंने कॉल ही नहीं कॉल उठाई। ही नहीं उठाएगा, पता लग उसको पता लग जाता है कि पैसे मांग रहे हैं। नहीं वैसे कॉल तो मैं आपकी उठाता हूँ, देखें वो अलग फोन तो बात है। साइलेंट है ना, ठीक हम है। शो कर रहे हो तो ऑब्वियसली। अब आप मुझे अगर कहेंगे ना पैसे, मैं कहूँगा कासिम भाई वो मेरी लिमिट एक्सीड हो गई। लिमिट आवाज नहीं आ रही, आपको पता है जैमस लगे हुए अरे हैं। जिससे ज्यादा पैसे नहीं भेज रहे थे कहते हैं अच्छा वो हमारी लिमिट एक्सीड होगी। अब तो ऐप में जाए लिमिट को नहीं, आप मैं आराम बताऊं- से- यार कासिम कार्ड एक्सपायर हो गया है। लेकिन हाँ, लेकिन देखिए हम तीनों में एक बंदा ऐसा है जिससे हम जब पैसे मांगते हैं वो दे देती हैं। ये हमने इस सेट पे किया, मैंने सबीन से पैसे मांगे थे, पूरे सबको पता था और मैंने ये से कहा कि पैसे इसने मुझे एक उससे मिनट। ट्रांसफर कर नहीं, दिए। आप सुन रही है ना, आप लेकिन दे अभी दें, नहीं आप भेज दे- वो एक बार हो गया, अब नहीं भेजती। अब नहीं। अब हमें पता चल चुका है। वैसे कासिम भाई हम सब जिंदगी में किसी ना किसी को उधार दे रहे होते हैं, समहाउ लोग हैं हमारे आसपास, रिश्तेदार, दोस्त यार, कुछ भी। कुछ ऐसे पैसे होते हैं जो हमने दे दिए होते हैं और अपने खातों में से हम रिमूव करते हैं कि ये हाँ, वापस बिल्कुल। नहीं आने। नहीं कितने आने। ऐसे पैसे जो वापस नहीं आने आपके? सारे ही ऐसे हैं। कितने सारे हैं? जिसको दिए हैं वापस तो नहीं आते। ओके। और उम्मीद भी नहीं मुझे रखते नहीं ना। याद किस पे। अच्छा, अवल देते वक्त सोच लेता हूँ कि इतने दे दो, वापस कि नहीं वापस ना भी आए तो ज्यादा तकलीफ ना हो। मैक्सिमम कितने पैसे दिए हैं जो वापस ना आने का दुख भी नहीं है? ये दुख है 20 लाख 20 18 लाख वापस नहीं 18 आए। लाख 20 लाख इस तरह। तो ये तो एक बंदे को दिए थे हाँ, और वापस नहीं आए। वापस नहीं है, देगा भी नहीं। 15 लाख 20 लाख नहीं वैसे अमाउंट है। इफ यू कैन टॉक टू दैट पर्टिकुलर, और रहने दे नाम लिए बगैर, नाम लिए बगैर। नहीं 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 नहीं, ठीक है, ऐसी है भाई। ठीक है, वापस नहीं चाहिए। देखें, अल्लाह का शुक्र है कि उस पे कि मुझे डिच नहीं आया ना। ओके, मैंने डिप नहीं लिया। ठीक है, तो शुक्र है कि वो बच गए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना अच्छा दोस्त है कि मैं उससे 20 लाख ले सकता हूँ और 20 लाख वापस भी नहीं और वो- मांगेगा। वो नहीं, वो अपने लेके खाते से मांग के remove देख, मांग के करके। देख, मुझसे मांग के देख। अच्छा वैसे मांगे शो पे मांगे। बट आई न्यू आप मुझे दे देंगे। नहीं आप मांगे। आप अभी नहीं मांगूंगा ना, तो अभी जरूरत पड़ेगी पूछे तो तो सही। कासिम में 20 लाख दे दें। हाँ ठीक है ना, क्यों? ठीक है, के साथ ही चाहिए ना यार मुझे। नाश्ता करा मुझे, नाश्ते के बगैर आया नाश्ता हूँ। मैंने क्रोसॉन मंगवा रखा है आपके लिए आपने ऑलरेडी। ना तो रहने दे 2000 का प्रोग्राम नाश्ता से। कराना है और आपने इतने सारे 10 लाख रुपए आप ले लेंगे। 20 लाख 20 लाख रुपए। यानी तो मुझे नेट कितने मिलेंगे? 19,98,000 रुपए। 98 ही होते हैं ना। हाँ, 2000 का नाश्ता कराऊंगा ना। वैसे नाश्ता 2000 का नहीं, ज्यादा का करेंगे ये। ज्यादा शायरी है। तो नहीं आती, मगर एक शेर है, दिल के बहलाने कोई ख्याल अच्छा है गालिब। वाह वाह। ठीक है। ये आखिरी बार शेर किसके लिए पढ़ा था? हाँ, आपके लिए पढ़ा है। मेरे से पहले किसके लिए पढ़ा था? तो बाल आखिरी दफा तो नेशनल एंथम पढ़ा था, तराना पढ़ा था। वैसे आपने अभी भी अपनी वाइफ का नंबर उसी नाम से सेव कर रखा है जिस नाम से कई साल पहले था, एक गोली के नाम से? वो प्रमोट होके इससे आगे जा सकती है। नहीं, बस भाभी का नाम अभी भी सेव उसी नाम से ही है। हाँ सही है। ये वो गोली मेरिट पे पूरा उतरती है। ये गोली टैबलेट मतलब मेडिसिन वाली गोली है या फिर बुलेट? बता ही दें वो नहीं, सुना उस दें। स्टेज तक तो पहुंच गई है जो आपने आखिर में मेंशन की है, मगर टैबलेट पर नहीं देखिए, जो मेडिसिन वाली वो है, मेडिसिन तो सुकून देती है ना, तो एक वो गोली हाँ जी, और एक बिल्कुल। बुलेट जो कि परमानेंट सुकून देती है। तो ये कौन सी वाली गोली है? ये देखिए, शुरू में आई थी जो डॉल है, माय डॉल, लवली डॉल, अभी सिर्फ पेनाडॉल। और पेनाडॉल भी CF, मुझे ऐसा लगता है आपने घर में ही जाना। कोई शख्स बनी है, ये इसकी वजह से है ना। मैं कहा अब दोनों मिलके नहीं जाते, मैं जाऊंगा। नहीं आज मेरा ख्याल है जाते हुए कोई फूल शूल, कोई चॉकलेट ले जाना, ताकि थोड़ा आपकी। फूल से याद आया, मैं और हम मरी में हमारी शूटिंग थी। ओके, मैं और शहनाज और शुएब मंसूर साहब थे। तो ये दोनों, शहनाज और शुएब मंसूर साहब दोनों ने कहा जाते हुए ना, नई शादी हुई थी उस पर ना, कोई मेरा हफ्ता 10 दिन हुए थे, कोई ने मुझे शूटिंग बुला लिया था कि वो हमने मरी में बुकिंग कराई है तो जल्दी आ जाओ। ओके। तो वो कहते हैं वापसी में उसके लिए कोई फूल ले जाओ। तो हम होटल में फिर रहे कि होटल में ना होता है ना, एक शॉप होती है। मैं कहा यहाँ नहीं मिलेगा, फूल बाहर लेंगे। वो कहती यहाँ से, मैं कहा नहीं बाहर लेंगे। तो
तो बाहर जाते हुए रास्ते में वो कौन सा बाजार है ना कि आप मरी में उस पे ना कुलडन का बाजार है, कुलडन नाम है, ठीक है। मैं कहा ब्रेक लगे सामने जाके रेडी से ना गोभी का फूल उठा लिया। मैं कहा ये शहनाज को पैक करो। मैं शहनाज ने उसको पैक किया जाके और रैपर में बड़ा फूल लिया ना आपने। मैंने कहा एहसासात हैं कि मैंने बड़ा फूल लिया। वो फूल फिर तोहफा दिया था या बाद में खाया भी था पका के? शुक्र करे गमला साथ नहीं था, सर पे आता। वरना सर पे आता। बचत होगी आप। हाँ, गोभी के फूल से इतनी कोई तकलीफ नहीं हुई। गमले से ज्यादा हो जाती है। गमले से ज्यादा होती है। कासिम भाई, जिंदगी में कोई रिग्रेट है? कोई रिग्रेट, कोई पछतावा, कोई ऐसी चीज जो माइंड में आती है? एक है वाकई उस पे, और वो मैं ये था कि एक दिन मैं बैठा हुआ था लाउंज पे ना, तो वालदा आके मेरे साथ बैठ गई और वो बैठी रही, वो बात करना चाह रही थी, मैं मोबाइल पे लगा हुआ था। तो कुछ देर के बाद ना तो वो कहती यार तुम्हें परवाही कोई नहीं है कि मैं आके बैठी हुई है, टाइम कब कब मिलते हैं हमें। मैं हंस पड़ा, मैं कहा मियाँ वैसी जा आप वैसे सेंटी हो रही हैं। और उसके 2 महीने बाद वाला को प्यारी हो गई। मुझे आज भी याद है और मैं कहता हूँ यार ये मोबाइल को जब माँ बाप साथ हो, प्यारे साथ हो, इसको परे मार दिया करे इसको। सही बात है। इसको जो वो टाइम मुझे रिग्रेट है क्या मैंने इसको क्यों टाइम दिया था इस मोबाइल को ना। तो रिश्ते जो है ना वो इन चीज़ों से, गैजेट से बहुत ऊपर हैं। तो लिहाजा मैं क्या करूं, मैं इस गैजेट्स के ऊपर जो टाइम हम वेस्ट करते हैं ना, वो माँ बाप को, बच्चों को, मियाँ को बीवी के लिए, बीवी को मियाँ, रिश्तों को देना चाहिए। सही बात है। और जब देखिए रिश्ते जो साथ बैठे हैं उसको टाइम नहीं दे रहे, जो दूर बैठे हैं साथ समंदर पार, उधर उसको साथ लगे चैटिंग कर रहे हैं, वो भी आराम से चारपाई पे लेटा हुआ आपके साथ मैसेज कर रहा है। जो साथ बेचारा घर छोड़ के आया है बात करने के लिए और इतना टाइम निकाल के पता नहीं गाड़ियों से रश से होता हुआ आके साथ बैठे हुए हम वो। और यही हम अच्छा, बल्कि मुझे से एक बात याद आ गई, लास्ट टाइम जब व्हेन वी वर हैविंग डिनर तो आपने उस टाइम हम सबके फोन लेके साइड पे रख दिए थे। हाँ, आई रिमेंबर दैट। मैं हमेशा करता हूँ। यस, बड़ी अच्छी बात है कि नहीं इकट्ठे बैठे में छोड़ो फोन को, बात करनी है। रिश्तों को वैल्यू देनी चाहिए। रिश्ते जब हमारे पास होते हैं देखो वो कदर हम फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। हाँ, ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा ना, ये तो रहेगा ही रहेगा। पता नहीं कौन से लंबे अमर हो जाए ना। सही बात है। तो वो क्या पता लगता है उस पर। और मुझे अगर मैं उस टाइम ये जो मोबाइल पे लगा हुआ था, ये अल्फा ब्रावो चार्ली ना कर रहा होता तो मेरी साथ वो कोई मेमोरी ना होती उस वक्त की। उस पे आपको याद था कल आपने फॉर एग्जांपल 1 घंटा गैजेट को दिया है, क्या किया आपने? कुछ भी याद ही नहीं रहता बंदे को कि मैंने क्या बातें की उस पे। लेकिन एक्सेप्ट वो चैट में जाके, और चैट भी हम डिलीट कर देते हैं कि भाई 2 दिन बाद या 7 दिन का टाइम रखें, जो डिलीट करनी पड़ती है। नहीं, मेरा ख्याल है मामलात बहुत आगे बढ़ रहे हैं अब। कासिम, एक मिनट ठहरे, मैं पानी पी लूं। अल्फा ब्रावो चार्ली के जितने व्यूअर्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे उनको? आप सबको ढेरों प्यार, ढेरों दुआएं। और अब जब भी जाया करें जिसके घर, उससे पहले एड्रेस ले लिया करें। इसकी तरह ना करें कि पहले मुझे कहते हैं आ जाओ और खुद जाके H9 बैठा हुआ है और मुझे कह रहा है कि उधर वहाँ पे वो G6 है, कौन सी जगह है? नहीं, मैंने तो कहा था H9, लेकिन आप मोटरवे पे थे, हमारे थोड़ी डिस्ट्रैक्शन थी कॉल, प्लस मुझे था कि ड्राइवर और मुझे लाहौर से चलाया इसने कि लाहौर से आए टाइम पे पहुंचे। तो मैं रात को लाहौर से आया और फिर खुद सो गया रात को। जो आप फिक्र, अब बंदा सुबह पिक कर लेगा आपको। मैंने कहा खुद आओ, मगर ये कह ये सुबह 7 बजे आता है। नहीं, मैंने ऑप्शन दी थी, मैंने कहा आई कैन पिक यू, लेकिन मैं आऊंगा 6:30 पौने 7। नहीं, नमाज के बाद मैं सो नहीं सका था। ओके। तो वो बस वो लेटा हुआ था कि मैं फिर एंड टाइम पे आंख लग गई जब ये आया, उसने मुझे रिंग किया। चलो कोई बात नहीं, एनीवेज फाइन, आप टाइम पे पहुंच गए। फिर भी जितनी बातें आपसे वैसे जितनी बातें करें, मेमोरीज इतनी सारी हैं हम सबके उस ड्रामे के साथ के, बाकी और बहुत सारी स्टोरीज हैं सुनाने के लिए। एंड सून देयर विल बी रीयूनियन ऑफ अल्फा ब्रावो चार्ली ऑन दिस सेट। ये आपका वादा। उन तीनों को मैसेज दे दें, फराज, शहनाज और काशिफ। ओके जी, फराज, शहनाज, काशिफ, हाँ, आप गायब तीनों ना का हो जाना, मैसेज है। गायब ना हो शहनाज तो जैसे ही आप आए पाकिस्तान, फॉर श्योर बाकी भी जब यहाँ पे मौजूद इस्लामाबाद में होंगे तो विल हैव यू ऑल टुगेदर ऑन दिस शो एंड that would be lovely show. Thank you so much कासिम भाई, thank you so much for joining us today. और इसके बाद कासिम भाई हमें नाश्ता कराएंगे, तो आप चलेंगे इजाजत, दोबारा मुलाकात करेंगे। वो भी मैं ही कराऊंगा, ख्याल रखेंगे, आप ही कराएंगे। अल्लाह हाफिज। अब या नाश्ता या 20 लाख।